क्या कराची के साहिल पर कब्जा होने जा रहा है? क्या इकलौता साहिल आम शहरियों से छीना जा रहा है? सीव्यू पर तरक्याती मंसूबा शुरू होने से कबल मुतनाज़ हो गया। किवाड़ी को जिला बनाना नामंजूर। सिंध हुकूमत के फैसले के खिलाफ आवाज उठने लगी। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की मुखालिफत। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने तो अदालत से रुजू कर लिया। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। आज सवेरे घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही की नौबत ना आई थी कि बादल घिर घिर आए और उसके साथ साथ बारिश होने लग गई। वैसे तो रात से ही कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश थी, लेकिन मैं जिस रास्ते से गुजरी हूँ वहाँ तो बहुत मोटी मोटी बूंदें और तेज़ बारिश हो रही थी। तो सारे के सारे मसाइल से कतई नज़र मौसम बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। तो एक तस्वीर तो ये है कि इस मौसम की तस्वीर ले लें, वीडियो बना लें, और तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की वजह से कुछ मसाइल भी देखने को मिले। वहाँ से ऑटोमेटिकली वीडियोस पर सामने आ जाएंगी, वहाँ से तस्वीरें सामने आ जाएंगी कि वहाँ पर हालात क्या हैं। लेकिन बड़ा अच्छा किरण आपने कहा कि आगाज़ में ज़ाहिर है मौसम खुशगवार है, सुहाना है। इसकी बात करते हैं रहमत की बारिश, और यही अल्लाह से दुआ करते हैं ये बारिश कहीं पर महफूज रखे। एग्जैक्टली, अल्लाह सबको महफूज रखे। हम जब कराची की बात करें तो हमने देखा पिछले कई रोज़ से कई इलाकों में जब बारिश हुई तो उसके बाद वो बारिश ज़हमत बनी, कई रोज़ के बाद भी वहाँ से पानी नहीं निकाला जा सका। बट एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट रेन, कि कितनी बारिश हो रही है, कितनी बारिश होगी, कहाँ पर इस वक्त मौसम कैसा है, पूरे कराची की बात करते हैं। खुर्शीद आलम ने हमें ज्वाइन किया है। खुर्शीद भाई बताइएगा, आप कहाँ पर मौजूद हैं, क्या सिचुएशन है बारिश की, कहाँ कहाँ पर तेज़ बारिश, कहाँ पर हल्की, और एक्सपेक्टेड क्या है, कितनी बारिश होगी? देखिए, किरण ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि बादल घिर घिर आए, तो अब घिर घिर आने वाले बादल इस वक्त जबरदस्त अंदाज में बरस रहे हैं। और कराची का इलाका अगर गुलशन हदीद हो या इत्तेहाद टाउन का इलाका हो, ये दो इंतहाएं हैं कराची की। इन सब जगहों पर कहीं तेज और कहीं हल्की बूंदाबांदी हो चुकी है। नॉर्थ नाजाबाद का इलाका हो, बहरिया टाउन का इलाका हो, हदीद हो, शाफी कॉलोनी हो, पेडल बिरिया, नॉर्थ नाजाबाद, शहर के जुनूबी इलाके हों, गर्ज ये कि अब्र रहमत बरसना शुरू हो चुकी है। और सुबह सुबह होने वाली इस बारिश के नतीजे में अब भी हजारों अफराद ऐसे हैं जो अपने दफातर तक नहीं पहुंच सके, काम की जगहों पर नहीं पहुंच सके हैं। नशेबी इलाकों में पानी जमा होना अभी शुरू तो हुआ है, लेकिन अभी वो उस अंदाज में नहीं हुआ जिस तरह हम अक्सर शाम को या दोपहर में रिपोर्ट किया करते हैं। सही। लेकिन जिन इलाकों में पहले से पानी जमा था वहाँ के मकीनों के लिए मुश्किलात शुएब और यकीनन ये बढ़ सकती हैं। जी अच्छा, मुझे ये बताइए, कल तो ये हुआ कि वो एकदम से बादल आ गए और अंधेरा सा छा गया कुछ एरियाज में, लेकिन बारिश फिर भी नहीं हुई। यानी इतने सिया काले काले बादल और झूठे भी साथ के साथ। तो आज की फोकस क्या है? आज ये बादल यूं ही गुजरेंगे, कहीं बरसेंगे और कहीं पर नहीं होगी बारिश, या कहीं हल्की फुल्की बौछार होती रहेगी, ऐसा है? आपकी शिकायत नोट कर ली गई थी और बादल अब बरसना शुरू हो चुके हैं, कहीं तेज कहीं हल्के अंदाज में। लेकिन महकमा मौसमियात का यही कहना था कि आज की जो बारिशें थी इस साल के लिए भी उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों के लिए 150 से 200 मिलीमीटर की प्रेडिक्शन की थी कराची भर के लिए। लेकिन दुआ करें कि ये बारिश वाकई रहमत की बारिश हो। खुर्शीद भाई साथ रहिएगा। अशरफ खान ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे अपडेट्स ले लेते हैं कि उनके पास क्या खबर है इस मौसम से मुताल्लिक। अशरफ, कहाँ पर हैं आप और आपके पास क्या है खबरें इस मौसम से मुताल्लिक? जी, इस वक्त मैं फेडरल एरिया में मौजूद हूँ और जो महकमा मौसमियात ने अपडेट दी है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है सुबह 5 बजे से लेके अब तक जो है गुलशन हदीद में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। 35 मिलीमीटर बारिश हुई है और 24 घंटे में देखें तो 105 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा नॉर्थ कराची है, नाजाबाद है, सदर है, लांडी है, एयरपोर्ट है, यूनिवर्सिटी रोड है, शाह फैसल बेस है, PM मसरूर बेस है, जिना टर्मिनल है, सुरजानी है, किमाड़ी है, सादी टाउन है, बिन कासिम है, और गुलशन हदीद है, गुलशन मेमार है। इस वक्त अगर बात करें तो पूरे शहर में जल थल हुआ है, हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। लेकिन महकमा मौसमियात ने जो सुबह 5 बजे से लेकर अब तक की अपडेट दी है, तो सबसे ज्यादा बारिश जो है अब तक गुलशन हदीद में हुई 35 मिलीमीटर, और इसके अलावा कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 8 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन इस वक्त जो अपडेट है पूरा शहर ले लें, चाहे डिफेंस ने, क्लिफ्टन ने, जल थल हुआ है, हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम जो है बहुत खुशगवार हुआ है। पूरे शहर पे बादल जो छाए में और बहुत जबरदस्त मौसम हुआ है। ऐसा लग रहा है कि हम
शहर किदार में यहाँ पर आए हुए हैं और ये कराची का जो मौसम है बिल्कुल इस्लामाबाद जैसा हुआ हुआ है, खुशगवार। ये कराची में रह के अच्छा ख्वाब देख रहे हैं आप, सारे के सारे मसाइल के को सामने रखते हुए। जी बिल्कुल, बहुत मूड भी बहुत अच्छा हुआ है। ज्यादातर जो शहरी अगर देख रहे हैं बाहर, और जैसे कि मैंने लियारी एक्सप्रेस वे पे भी देखा, गाड़ियां बहुत स्लो स्लो चल रही हैं, लेकिन लोग दफातर पे जो जा रहे हैं उनको भी, क्योंकि मुसलसल बारिश हो रही है तो लोग जो, चलिए मैं इसको ऐसे देख लेती हूँ कि ना जो लोग दफ्तर की तरफ जा रहे हैं वो घर वापस जाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो है ना इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं जहाँ 2-3 गाने सुनने थे वहाँ 10-20 गाने सुन डालते हैं, कोई मजाक नहीं है अगर मौसम अच्छा हो। अशरफ, खुर्शीद आलम, बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ थे और इस खूबसूरत मौसम पर अपडेट कर रहे थे हमें। कराची का पानी का मसला, जो नलका में पानी नहीं आता, टैंकर से मिलता है, K4 नहीं है, पानी का मसला, कराची के सीवरेज का मसला, कराची के सॉलिड वेस्ट का मामला, रोड्स का मामला, ट्रांसपोर्ट का मामला और नालों का मामला। 6 बड़े इश्यूज हैं जो कि इस कमेटी ने हल करने। हमारा तो मुतालबा ये है कि जिस शहर को जो कि इकोनॉमिक हब है तोड़ते चले जा रहे हो, जिले बनाए चले जा रहे हो। और फिर क्या बात हुई, ताइम अली जो मुराद अली शाह साहब का स्टेटमेंट नहीं है, वजीर बल्दियात का स्टेटमेंट नहीं है, कचरा उठाना डीएमसी की जिम्मेदारी है, नाले साफ करना डीएमसी की जिम्मेदारी है। और भाई तुम हो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, जिस तरह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री इमरान खान साहब है। सबको एक कमान के अंदर आना चाहिए, और अगर एक कमान होगी और ठीक है वो जवाब दे तो आवाम को भी जवाब दे हो और वो ऊपर की अथॉरिटीज को भी जवाब दे हो, लेकिन चेन ऑफ कमांड एक होनी चाहिए। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात ये है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। चौथी बात ये है कि इस मरतबा ये बल्दियाती इंतखाब को डेफर करने की जो कोशिश की जाएगी, ये तीनों की इत्तेहाद हुआ है और इनके जो मंसूबे हैं वो तो पता नहीं 6-7 साल के मंसूबे लग रहे हैं मुझे, तो फौरन बल्दियाती इंतखाब हो और उससे पहले जो एक्ट है उसको तब्दील होना चाहिए। कराची पे हर कोई चाहता है कि उसकी इजादारी हो। एक ज़माने में MQM की थी, एक आवाज़ आती थी लंदन से, कराची बंद हो जाता था। आज वो वक्त नहीं रहा। मतलब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, जो बेहतरी कराची के अंदर आई है। ये गुजर नाले पे जो कच्ची आबादियाँ हैं, ये जो नाज़िमाबाद साइड के साथ जो कच्ची आबादियाँ हैं, इन सारी कच्ची आबादियों को हुकूमत को ट्रांसफॉर्म करना होगा इनटू हाई राइजेस, क्योंकि ये 4-4 फीट की और 2-2 फीट की गलियों से और नालों से गुजर के जो जाते हैं, आज बच्चे भी उसी माहौल में पैदा होते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि पार्क्स क्या होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि डिस्पेंसरीज क्या होती हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि प्लेग्राउंड्स क्या होते हैं। तो उन्हें जो है एक बेहतर क्लीनर एंड ग्रीनर एनवायरनमेंट देना होगा। और गजब बात हो गई कल ये कि हमने सारे के सारे जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया, बिठाया, उनको बताया कि सवेरे सवेरे लड़ाई झगड़ा बहस मुबाहिसा अच्छा नहीं लगता और मसला इतना संजीदा इतना गंभीर है कि हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो फिर जो मैं और श्वेत देख पाए और आपने भी हमारे साथ साथ देखा, सारी की सारी पार्टीज़ के पॉइंटर्स सेम है, सबको इदराक है कि मसला क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लेकर जमात इस्लामी तक सबको पता है, PSP को पता है, MQM को पता है सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, वो भी कमोबेश एक ही जैसे थे, लेकिन हुस्ने इत्तफाक नहीं था। अच्छा किरण, आज के प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे और आज हम फिर सोल्यूशन की बात करेंगे और आज हम सोल्यूशन आपके सामने रखेंगे एग्जैक्टली कि कराची के इन मसाइल का सोल्यूशन क्या है। जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो हमने इससे मुताबिक एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, आगे चलकर आपके सामने वो हम रखेंगे कि इन एक्चुअल अगर कराची के इन मसाइल से छुटकारा हासिल करना है तो सिर्फ 10 से 12 साल का अरसा। ये मैंने सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि इससे कम में ये मसाइल हल होंगे नहीं। हल होंगे कैसे, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन अभी क्यों ना किरण दोबारा से मौसमी की बात कर ली जाए, क्योंकि हम तो पी रहे हैं कॉफी। प्लीज, मैं बहुत दिल से चाह रही थी कि हम हसीन मौसम के ऊपर बात करें और अब चूंकि मैं यहाँ आकर अंदर बैठ गई हूँ तो मुझे ना एक विंडो चाहिए जिससे मैं ये देख सकूं कि आखिर उफ़क़ पर रंग कैसे, आसपास हवाएं कैसी। तो इसी के लिए हम चलेंगे अपनी साथी एंकर आयशा अंसारी के पास। हेलो, बड़ी अच्छी बरसाती है, आपको सूट कर रही है आयशा? शुक्रिया किरण। आप लोग तो इस वक्त स्टूडियो में बैठ के, मैं यहाँ पर मौसम एंजॉय कर रही हूँ और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम कराची में खुशगवार हो गया है, काश आप लोग भी यहाँ आकर एंजॉय कर सकते।
हालिया बारिशों का स्पेल जो कराची में दाखिल हुआ है, हमने देखा कि कई इलाकों में मुश्किलात भी हुई, लेकिन इस वक्त जो बारिश की सूरत हाल है, हवाएं भी चल रही हैं और मनासिर मज़ीद खूबसूरत हो गए हैं। मैं इस वक्त 16th फ्लोर पर हूँ और यहाँ से जो पूरे कराची की सूरत हाल देखने में नज़र आ रही है, बहुत ही हसीन नज़ारे हैं और काश आप लोग भी यहाँ आकर एंजॉय कर सकते हैं। आयशा, लाहौर याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा? बिल्कुल लाहौर वाले ही मनाजिर लग रहे हैं किरण इस वक्त। जिस तरह लाहौर में खूबसूरत मनाजिर होते हैं, मौसम खुशगवार होता है, वैसे ही कराची में इस वक्त अपनापन लग रहा है और लाहौर की बहुत ज्यादा याद नहीं आ रही। अच्छा आयशा, आपने बार बार कहा कि हम लोग भी ऊपर आ जाते। मुझे ये बताएं कि आपके पास और अगर बरसातियां हैं, अगर ये येलो कलर की जैकेट्स और हैं, तो मेरे करंट प्लान कर लेते हैं कि ब्रेक के बाद वहीं से बाकी ट्रांसमिशन करें। तो मैं जा सकती हूं। अच्छा आयशा, वो मैं ये पूछ रही थी कि खाने कौन से याद आ रहे हैं, गाने कौन से याद आ रहे हैं? खाने तो बहुत सारे याद आ रहे हैं, जैसे कि मजे मजे के लाहौरी खाने होते हैं, सिरी पाए, निहारी और कड़ाही गोश्त। आयशा, बहुत शुक्रिया कि आपने निहारी की बात की, आपने पाए की बात की, आपने पकौड़े समोसे नहीं कहा, क्योंकि सुबह सुबह कोई मुझे कह देना कि पकौड़े समोसे खाने का दिल कर रहा है तो मैं कहता हूं नो। आपने कैसी बात कर दी आपने। समोसे छोड़ दीजिए, पकौड़े अगर आपको जो है ना वो चटनी के साथ में मिल जाए किरण सुबह सुबह, अरे बहुत अच्छे लगते हैं, कभी ट्राई करके देखिए। ओके ठीक है, किरण ने कहा ट्राई करके देखिए, तो आप भी ट्राई करके देखिए। आयशा, मंगवा लीजिए पकौड़े, ठीक है आपका दिल तो निहारी और पाई की तरफ है, बट पकौड़े खाइए, हलीम भी इंक्लूड कर लीजिए आयशा आप भी। और जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस बारिश को एंजॉय करें। जिनको छुट्टी मिल गई है वो ये प्लान कर लें। अली भाई ने बताया कि इस बारिश में सिर्फ हलवा पूरी चाहिए होता है, तो मैंने ना घुमा फिरा के अपने घर तक फरमाइश पहुंचाई थी। प्रोड्यूसर साहब ने अपने अंदाज में पहुंचा दी। ओके विद हलवा पूरी, निहारी, पाए, पकोड़े, एनीथिंग। आई एम ओके विद एनीथिंग। मौसम अच्छा है, अगर आप विंडो पे बालकनी में जाके खड़े हो जाएं, एंजॉय करें। और अगर ऑफिस से घर वापस जा रहे हैं तो बहुत सारी ऑप्शन से घर ले जा सकते हैं, साथ लेकर जाएं। अच्छा, बहुत सा ख्याल वो लोग रखें जो कि इस मौसम को एंजॉय करने के लिए छतों पर जाते हैं, बालकनी में जाते हैं, बाहर निकलते हैं। एट द सेम टाइम वो लोग जो कि इस वक्त बाइक्स पर जा रहे होंगे ऑफिस, उनके लिए भी हम कहते हैं कि प्लीज़ बहुत एहतियात कीजिए, क्योंकि जब आज का फोरकास्ट है कि बहुत बारिश होनी है तो रोड्स स्लिपरी हो जाती हैं, तो बहुत एहतियात आपने करनी है। ये तो आपको करना है, लेकिन देखिए होता ये है कि जब जब बारिश होती है हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि हम खुद को बचाएं कैसे, अपने प्यारों को बचाएं कैसे, हादसात से कैसे बचें, लेकिन एंजॉय करने के साथ सारी की सारी एहतियात रखने के साथ हम ये भूल जाते हैं कि बारिश के पानी को बचाएं कैसे। कुछ साल पहले का तस्करा है, ये शहर, यहाँ के वासी बारिशों के लिए तरस जाते थे, लेकिन अब तो हम पर कुदरत मेहरबान हो गई है। बहुत बारिश हो रही है, अच्छी खासी बारिश हो रही है, लेकिन क्या कुदरत की इस नेमत को हम सेव कर पा रहे हैं? इस्तेमाल में लाने के काबिल हुए हैं हम? नहीं, हम इसे ज़ाया कर रहे हैं। पानी का बहरान कराची के सर पर खड़ा रहता है, हर शहरी इससे परेशान रहता है। इसका बेहतरीन ऑप्शन ये हो सकता है कि जब बारिश होती है और पानी आता है तो उसे ज़ख़ीरा किया जाता है। कोई इस बारे में क्यों नहीं सोचता? ज़मीन के साथ ये जुल्म नहीं तो और क्या है। ये सारे का सारा मामला एक खुसूसी रिपोर्ट में हम आपके सामने रखते हैं, जिसे तैयार किया शायान सलीम ने। हम कहते तो हैं ज़मीन हमारी धरती माँ है, हमारा दाना पानी इसी से जुड़ा है, मगर इस धरती माँ का हम कितना ख्याल कर रहे हैं, किस सलूक से पेश आ रहे हैं, कभी गौर किया है? काशान फरहान के साथ अक्सर ये होता है, जब वो सुबह उठने के बाद मुंह धोने जाता है तो नलके से पानी की जगह हवा आ रही होती है। कितनी अजीब बात है, घर में पानी नहीं और बाहर यही पानी बारिश की सूरत में सड़कों पर बहकर नदी नालों में जाया हो रहा है। ये जानकर आपको भी अफसोस होगा कि कराची में बारिश का 90% से ज्यादा पानी जमीन के अंदर जाने की बजाय समंदर में गिरकर जाया हो जाता है। शहर में इमारतों का ऐसा जंगल आबाद हो चुका है जो पानी को जमीन में जज्ब होने ही नहीं देता, और हम जमीन की प्यास बुझाने की बजाय उसका बचा कुचा पानी भी खींच रहे हैं। बारिश जितनी भी हो जाए, कराची से पानी की किल्लत का मसला खत्म नहीं होता। इसकी वजह पानी की चोरी और पानी की मुनसिफाना तकसीम ना होना है। माहिरीन कहते हैं जिस तेजी से शहर में जगह जगह बोरिंग हो रही है, खदशा है आने वाले वक्तों में जमीन का पानी खुश्क ना हो जाए। ये वही कराची है जहां आज से 15 साल पहले तक 50 फीट खुदाई पर
मीठा पानी आ जाता था। अब 250 से 300 फीट खुदाई के बाद जाकर अगर पानी मिल भी जाए तो वो भी नमकीन। एक बाउल है कराची, उस बाउल के अंदर हमारे पास पहले 4 से 5 मुख्तलिफ समझे स्ट्रॉ के जरिए हम पानी निकाल रहे थे। अब वो 5 स्ट्रॉ के बजाय वहाँ पे 50-10 स्ट्रॉ आ गई हैं उस एक इलाके में। तो ऑब्वियसली रिचार्ज तो वही है, मगर निकालने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो रिचार्ज और डिस्चार्ज जब इक्विलिब्रियम में नहीं खड़ा होगा, बैलेंस नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली ड्रॉडाउन नज़र आएगा। हमारी सरगर्मियों से ज़मीन का कुदरती निज़ाम खराब हो रहा है। दरमियानी दर्जे के ज़लज़ले आना, ज़मीन का धंस जाना, हम ज़मीन को खोखला करके खुद अपनी तबाही को दावत दे रहे हैं। जब ज़मीन नीचे से एम्प्टी हो जाती है, पानी गायब हो जाता है या फॉर्मेशन गायब हो जाती है, तो ऑब्वियसली किसी भी ट्रिगर मूवमेंट की वजह से, किसी भी लोड एक्टिविटी की वजह से वो सिंक कर जाती है, सिंक होल बन जाता है, गड्ढा बन जाता है बहुत बड़ा। 10-15 साल पहले हम अपने आप को रिवाइंड करें, हमें नज़र आएगा कि कराची में सेस्मिक एक्टिविटी यानी कि अर्थक्वेक की शिकायत बहुत कम थी। मगर 15 साल से हम देखें, हम GSP के मतलब सेस्मिक सेंटर्स पे जाएँ, रेक्टर स्केल की 3.2, 2.8, 4.5 मतलब मुख्तलिफ छोटे से बड़े, हल्के हल्के, मीडियम, मॉडरेट और छोटे हमें मुख्तलिफ रेक्टर स्केल्स के ऊपर हमेशा अर्थ नज़र आता है। मतलब इवन तो कभी कभी एक साल में 2 से 3 भी आ जाते हैं। इंसान को भी पानी चाहिए, जमीन भी प्यासी है, तो फिर बारिश के पानी को जखीरा करने का क्यों नहीं सोचते? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, हुकूमती मदद के बगैर भी ये काम आसानी से हो सकता है। जमीन को पानी देकर फिर पानी लेने का तरीका कई ममालिक में आम है। तो ये कि हम चेक डैम्स बनाएं उन जगहों पे जहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर जियोलॉजी यानी कि जहाँ पे ज़मीन नेचुरल कंडीशन में कोई डिप्रेशन देती हो, वहाँ पे रुकावट खड़ी कर दें। पीछे पानी जब खड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली नेचुरली वो ज़मीन में जब होना शुरू होगा, उसका रिचार्ज का फिनोमेना बहरहाल हमें मिलेगा। बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स के ऊपर अगर हमारे पास बहुत बड़ी लैंड छत अवेलेबल होती है, उस पर बारिश गिरती है, जो ड्रेन का पानी होता है, उस ड्रेन की पाइपलाइन को अगर हम एक छोटा वेल करें 50 फुट 100 फुट का, जिस जोन को हम चाहते हैं पानी को उसमें हम रिचार्ज करना चाहते हैं, और बीच में मैश लगा के फिल्टर लगा लें, छोटा सा मैश लगाएं जो कि कचरे को रोक ले, और पूरे छत का पानी जो है वो ड्रेन होके उस ज़मीन के बोर में चला जाए। क्लाइमेट चेंज की वजह से हर मौसम का दौरानिया उलट पलट हो गया है। इससे पहले बहुत देर हो जाए, हमें जमीन का एहसास करना होगा। ग्रीन एरियाज और ग्रीन स्पेसेस बढ़ाने पड़ेंगे। इवन बाकी कुछ हमारे इवन रीजन में अर्बन वहाँ एरियाज में वेटलैंड्स बनाई गई हैं, अर्बन वेटलैंड्स का जो हम कंसेप्ट को, और कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड एक कंसेप्ट है कि जी आप डिफरेंट इवन ड्रेनेज के वाटर को रिसाइकिल करके आर्टिफिशियल लेक बना के भी आप उसको यूज कर सकते हैं। माहिरीन कहते हैं शहर का बिना मनसूबाबंदी के फैलना जमीन के निजाम में खलल पैदा कर रहा है। आगाही फैलाने और जेरे जमीन पानी निकालने के हवाले से हुकूमत को जामे पॉलिसी बनाना होगी। मौसमों में शिद्दत आ रही है, बारिशें भी गैर मामूली हो रही हैं। माहिरीन कहते हैं जमीन को पानी देने के लिए जरूरी है कि शहरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर काम किया जाए, ताकि हमारे कामों से जमीन के कुदरती निजाम में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है वह आहिस्ता आहिस्ता दूर हो सके। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, कराची। कराची की बात हम करें, अब आपको अंदरूने सिंध का हाल बता देते हैं, जहां बादल जमकर बरसे। हैदराबाद और थरपारकर में जल थल एक हो गया। जहां मौसम खुशगवार हुआ, वहीं कई ऐसे इलाके हैं जिन्हें नशेबी इलाके कहा जाता है, वो ज़ेरे आब आगे वहां पर मसाइल हैं। रिपोर्ट देखिए। कराची के बाद अब सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी मौसम खुशगवार है। हैदराबाद में झूम झूम कर बादल आए। सदर, लतीफाबाद, कासमाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। टंडो अलायार और गिरदोनवा में भी बादल बरसे। तेज बारिश के बाइस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल रही। मिट्टी, डेपलो, कलोई, नंगर पारकर और अतराफ में अब्रे करम खूब बरसा। मिट्टी के नशेबी इलाकों में घरों में पानी दाखिल हुआ तो सरान कॉलोनी से लोगों ने महफूज मुकामात की जानिब नकल मकानी की। मीरपुर खास और उमरकोट में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की, कहीं तेज बारिश के बाइस मवासलात का निजाम मुतासिर है। खिपरों में भी बराने रहमत बरसी।
बारिश से कपास और मिर्ची की फसलों को नुकसान पहुंचा। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। मौसम खुशगवार है लेकिन आज सैटरडे या संडे नहीं है, आज ट्यूसडे है, छुट्टी नहीं है। लेकिन किसी को अगर छुट्टी मिल जाए या छुट्टी मिल गई हो तो वो ज़रूर प्लान करता है घूमने फिरने का। अगर कराची की बात करें तो उसके पास एक बड़ा अच्छा प्लान होता है सी व्यू जाने का। सी व्यू जाने का अच्छा प्लान होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर एक मेरी फरमाइश पूरी कर दें, वो एक बार फिर से हम क्या वो फुटेज चला सकते हैं, वो वीडियो चला सकते हैं जो आज के सुहाने मौसम की है, ताकि लोगों को थोड़ी सी कोशिश हम ये करना चाह रहे हैं। आज हम समोसे नहीं, पकोड़े और निहारी खिला के रहेंगे। अली भाई की बात याद रखिएगा, हलवा पूरी और कचौरी ये भी होना चाहिए। लेकिन ये हलवा, छोले का सालन, पूरी, कचौरी अचार के साथ, वाओ, ये इट लुक्स वेरी यमी। बट ये खाने के बाद ना ये मत सोचेगा कि आपने बस बैठ के टीवी पर नया दिन ही देखना है, आपने वॉक भी करनी है। अरे ये सड़कें देखें, ये धुले धुले से मनाजिर देखें, उजले उजले से इसलिए नहीं कहूँगी कि ये जो घिर घिर आई बदरिया काली और बहुत सारे गाने मेरे जहन में तो पता नहीं क्या क्या इस वक्त कौन कौन से अशार भी आ रहे हैं। तो भाई अच्छा मौसम है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा लेट सही लेकिन अच्छा सा प्लान बना लीजिएगा। और जैसे कि बात कर रहे थे शुएब साहिल की, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये ऑप्शन है कितने दिन के लिए, कब तक के लिए, सवाल ये है। तो अच्छे अच्छे मनाजिर अगर आपके सामने हों और आपको ये पता चले कि शहर से थोड़ा सा दूर हमें जाना पड़ेगा, साहिल से बहुत दूर पिकनिक का प्लान बनाना पड़ेगा, तो फिर क्या हो सकता है? एग्जैक्टली उसकी फिर ये हो सकता है किरण कि आपको वाकई दूर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि करीब करीब तो मुश्किल लग रहा है। अब जरा हालात बताइए कि हम दोनों ऐसी बात कर ऐसी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम कराचियाइट्स की बात करते हैं और हम बात करते हैं कि उनके पास सस्ती तफरी है कि वो सी व्यू पर जाते हैं, तो खबर ये है कि ये सी व्यू पर कब्जा होने की खबरें हैं। साले समंदर पर कंटोनमेंट बोर्ड और डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से तरक्याती मंसूबा, लेकिन ये शुरू होने से कबल ही मुतनाज़े हो चुका है। सिविल सोसाइटी है कि इकलौता साहिल क्या आम शहरियों की पहुंच से दूर हो जाएगा? क्या आप वहां जाने का जो प्लान बनाते थे या यूं ही गाड़ी गुजार लेंगे, देखते चले जाएंगे, ये भी अच्छा हो जाएगा? क्या ये रह पाएंगी चीजें? किरण, और ये खबर आज की नहीं, इस पर पहले भी कई दफा बात इस तरीके से हुई है कि ये मामला कोर्ट तक भी गया, क्योंकि हमने देखा उसके बाद कि कुछ जगह पर जो समंदर है उसको पीछे धकेला गया, वहां पर हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई। लेकिन अब जो बाकी एरिया बच चुका है, क्या वो भी छिनने जा रहा है? क्या कराचियाइट्स अच्छा मौसम हो या वीकेंड का प्लान हो नहीं जा पाएंगे साहिल पर? इस मुतनाज़े प्रोजेक्ट की बात हम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल और भी है, क्या सिर्फ और सिर्फ शहरी जाते हैं और वहां पर कचरा इसी वजह से होता है? क्या वहां पर सफाई के लिए कोई मामूर नहीं है? क्या वहां पर लोगों को पाबंदी बनाया जा सकता है कि आप आ रहे हैं तो सफाई भी करें? इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाना, फिर टिकट लगाना और ये सब कुछ करना, और ये किसी भी सिविल सोसाइटी को या आम लोगों को लूप में लिए बगैर करना, ये कहाँ तक ठीक है? हमने इन बहुत सारे सवालों को इस खास रिपोर्ट में जमा कर दिया है। क्या कराची के साहिल पर कब्जा होने जा रहा है? क्या अकलौता साहिल आम शहरियों से छीना जा रहा है? क्या आबी हयात की मौत का बंदोबस्त किया जा रहा है? साहिल का वारिस कौन है? सिविल सोसाइटी की जानिब से उठने वाले इन सवालात का जायजा लेते हैं। कराची के साहिल पर तरक्याती मंसूबे की तैयारी क्या कानूनी तकाज़ों पर पूरी उतरती है? क्योंकि सिंध हाई कोर्ट के माहौलियाती वकील जुबैर अहमद अबड़ो तो कहते हैं कि आर्टिकल 172 के मुताबिक साहिल अवाम की अमानत और सूबाई हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम है। ये प्रोजेक्ट अगर देखा जाए तो ये सेकंड अटेम्प्ट है। इस तरह का पहला अटेम्प्ट जो है 2005 से पहले भी किया गया था, पर जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियरली DHA और CPC को डायरेक्शन दी थी कि आप इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते जिससे आम आदमी का बीच पर फ्री एक्सेस रिस्ट्रिक्ट हो या आप उनका जो व्यू है सी का वो ऑब्स्ट्रक्ट हो। और इसमें ये प्रॉपर्टी जो है आइन के आर्टिकल 172 के तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ना कि प्रॉपर्टी बल्कि ये उनके पास अवाम की अमानत है। उसके बाद DHA ने आहिस्ता आहिस्ता इतने सालों में बजाय उस चीज़ को ख़त्म करने के पीस मिल में उन प्रोजेक्ट्स को करना शुरू कर दिया। इस वक्त सबसे अगर
माहौलियात के हिसाब से देखा जाए तो माहौलियात के कानून के तहत इनको इस पूरे प्रोजेक्ट की एक जामे रिपोर्ट करानी चाहिए थी। मंसूबे का कानूनी तकाजा अपनी जगह, लेकिन आर्किटेक्ट आरिफ बलगामी ने खबरदार किया है कि कुदरत के साथ इंसानी छेड़छाड़ खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन डेवलपमेंट जो होती है ना कोस्ट लाइन पे, बीचेस पे होती है टू द पॉइंट कि आप बेसिक अमेनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ओके, मगर आपकी कोशिश ये होती है कि जिस जगह की जो ख़ास चीज़ है उसको इन्हांस किया जाए, उसको उजागर किया जाए, उसको बेहतर बनाया जाए। ये नहीं कि आप जाके आपको रेत नज़र आए उस पर आपने फ़र्श कर दिया। सूबे की हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ रखने वाली MPA शर्मिला फारूकी भी साहिल पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हक में दिखाई नहीं देती। हमें इस मंसूबे को दो पहलुओं से देखना पड़ेगा। पहला, आया इसके क्या माहौलियाती असरात हैं। अगर इस पट्टी के ऊपर रेस्टोरेंट्स बनते हैं, कियोस्क बनते हैं, जॉगिंग ट्रैक्स बनते हैं, टक शॉप्स बनती हैं, तो क्या इससे मज़ीद आलूदगी फैलेगी? बिल्कुल। दूसरा इस मंसूबे का पहलू है इसके समाजी असरात। क्या हम इसको अशराफिया के लिए मुख्तसस करने जा रहे हैं और गरीब लोगों की रसाई इस तक बंद होगी? अगर आपने ये तमाम रेस्टोरेंट्स बनाने हैं, कियोस्क बनाने हैं, तो क्या आप कोई दाखिला फ़ीस लगा रहे हैं, एंट्रेंस फ़ीस लगा रहे हैं, जहाँ पर एक आम आदमी बाआसानी और मुफ्त इसकी रसाई हासिल नहीं कर पाएगा? क्या सिर्फ ये वहाँ पर वो लोग जाएंगे जो साहिब हैसियत हैं और जो फ़ीस दे सकें? मैं ये समझती हूँ कि ये साहिल की पट्टी को बिल्कुल लोगों के लिए मुफ्त होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी तफरीगाह है जहाँ पर अमीर गरीब सब अपनी फैमिलीज़ को लेकर आते हैं, चाहे वो 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, कराची का मौसम अच्छा हो। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सब मिलके बैठते हैं और किसी किस्म की कोई ज़ात या किसी स्टेटस की किसी किस्म का कोई यहाँ पर तफरीह नहीं है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इस जगह को एक ऐसा इसमें सिविक रेगुलेशन हो, इसके अंदर लोगों का आमद-ओ-रफ्त फ्री हो, लोगों को रेगुलेट करें और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाएं। आप बेशक यहाँ पर वॉच टावर्स बनाएं, लाइफ गार्ड्स रखें, ताकि लोग यहाँ पर अपने बच्चों के साथ आएँ, बैठें, जो भी साहिब हैसियत है या जो साहिब हैसियत नहीं है, अमीर गरीब है, अपने तहे यहाँ पर आके इसको इंजॉय करें, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो पूरे पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगी। पूरे पाकिस्तान से यहाँ जो भी आता है तो सबसे पहले साहिल समंदर की तफरीह के लिए जाता है। कराची का ये साहिल न सिर्फ शहर की पहचान है, बल्कि मौसम, बिजली की बंदिश और दीगर मसाइल के सताए शहरियों के लिए सस्ता और बेहतरीन तफरीही मुकाम भी है। तरक्याती मंसूबा साहिल समंदर की रौनकें दुबाला करेगा या सस्ती तफरीह को छीन लेगा? नफा नुकसान का फैसला मंसूबा मुकम्मल होने के बाद होगा। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। अच्छा, मुदस्सिर नज़ीर ने तस्वीर का सिर्फ यही रुख नहीं, एक और रुख, दूसरा रुख, उस पर भी काम किया। यानी आगे जाकर तस्वीर बनेगी क्या, मंजर बनेगा क्या, साहिल पर तरक्याती मंसूबा असल में होगा कैसा, कितने हिस्से पर क्या कुछ बनेगा, कौन कौन से यहाँ पर पॉइंट्स होंगे, तो फिर कुछ स्पेशल वर्किंग उनकी, ये भी आपके सामने रखते हैं। मास्टर प्लान के मुताबिक CBC और DHA साहिल समंदर पर बड़ी डेवलपमेंट करने जा रही है। निशाने पाकिस्तान से चंकी मंकी पार्क के दरमियान तकरीबन 21 एकड़ का रकबा है। इस रकबे पर साहिल की रेत पर बनाया जाने वाला तरक्याती मंसूबा तकरीबन 1 किलोमीटर तक फैला होगा। इस मंसूबे में 7 रेस्टोरेंट्स, 15 स्टॉल्स, 15 टक शॉप्स, 5 वॉच टावर शामिल होंगे। लोगों की चहलकदमी का रास्ता, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड और सरसब्ज अहाते के साथ समंदर में 2 बीच डेक भी बनाए जाएंगे। जबकि मंसूबे में जॉगिंग ट्रैक, रेस्ट रूम, सर्विस बिल्डिंग्स, 15 हॉकर्स और स्ट्रीट स्टॉल्स भी मौजूद होंगे और आमदोरफ्त के लिए 2 दाखिली और खारजी रास्ते भी बनाए जाएंगे।
इब्तदाई तौर पर यहाँ घास लगाने का सिलसिला जारी है। इस मंसूबे के बाद बचता है चंकी मंकी से विलेज रेस्टोरेंट तक 1.5 किलोमीटर का रास्ता, जहां आम आवाम को रसाई होगी। ये तो हमने आपकी कराची में क्या होने जा रहा है, कितना काम उस सिलसिले में हो चुका है और इस हवाले से सिविल सोसाइटी की राय क्या है, आप भी अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। नया दिन के फेसबुक पेज पर जाकर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कुछ समाजी काम से मुताल्लिक। इस वक्त कराची में मैं कहता हूँ कि डिज़ास्टर है, इस वक्त कराची में इमरजेंसी की सूरत हाल है, क्योंकि कराची में जो बारिश हुई है उसके बाद बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ अब भी सिचुएशन वर्स है, जहां अब भी घरों के अंदर पानी है, जहां पे कई घराने ऐसे हैं जो नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं। ऐसे में जब हम सोशल वर्क की बात करते हैं तो हुनैद लाखानी साहब का आज हम तस्करा कर लेते हैं कि उन्होंने वहां पर जाकर क्या देखा, वहां पर कितना काम किया और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनके पास क्या है। हुनैद लाखानी साहब, बेहद शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला, नया दिन के साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा प्लीज बताएंगे आप और आपकी टीम जिन इलाकों में गई, वो सुरजानी टाउन हो, वो नॉर्थ कराची हो, नया नाज़िमाबाद हो, वो और इलाके हों, वो गोट हो, वहां पर सिचुएशन इन एक्चुअल है क्या, वहां पर कितने मसाइल हैं? आपने सही कहा जी कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है और इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई और हुकूमत की तरफ से कुछ भी काम नहीं हुआ। 3-4 दिन में मैंने यही देखा कि जो समाजी तंजीमें हैं 2-3 जो जिनका नाम सब लोग जानते हैं, सैलानी हो गई, जो ईदी हो गई, JDC हो गई, शायद ये 3-4 तंजीमें थी, वही वहां पे पहुंची और पाक फौज वहां पे पहुंची। पाक फौज को किसने तलब किया क्या, तो वो मुझे उसका नहीं पता, लेकिन पाक फौज वहां पे लोगों को जो नकल मकानी कर रहे थे उनकी हेल्प कर रही थी, ट्रकों में भर भर के लेके आ रही थी। डिजास्टर मैनेजमेंट कहीं पे भी नजर नहीं आई, जो भी सिविल डिफेंस इदारे हैं कहीं पे भी नजर नहीं आए, कोई एम्बुलेंस वहां पे नहीं खड़ी हुई थी सरकारी, कोई और सिविल डिफेंस का इदारा नहीं था। और ये एरिया कोई छोटा मोटा नहीं था। देखिए यहाँ पे औरंगी टाउन है, तुरजानी टाउन है, खुदा की बस्ती है, यूसुफ गोट है, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, जमशेद क्वार्टर्स, FC एरिया, FB एरिया, सफूरा गोट, पावर हाउस, पार्ट्स ऑफ बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे ये बारिशों का रेला आया और बहुत सारे घरों को नुकसान पहुंचा है। और अभी भी बारिश हो रही है, इस वक्त भी एज वी स्पीक, और अभी तक इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की, अभी तक वहां पे आके कुछ भी नहीं किया जा रहा। अगर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें तो कम से कम बेस्ट सोल्यूशन ये हो सकता है कि उस इलाके से लोगों को मूव कराया जाए। अब आप लोग तो यही कर सकते हैं कि लोगों के पास जाए, बोट करके जाए, कुछ करके जाए और उन लोगों को फूड सप्लाईज दे दें, लेकिन अगर इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो शायद यही हो सकता है कि लोगों को मूव कराएं, और ये सिंध हुकूमत की मदद के बगैर, उनके इक़दाम के बगैर मुमकिन नहीं सर। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सारे एरियाज में मैंने देखा पानी इस वजह से आया है क्योंकि वहां पे सीवरेज ही नहीं है। ओके। अगर 2-3 दिन पहले बारिशों के यहाँ पे जिस तरह फौज ने एक दिन के अंदर सीवरेज पानी जो है उसकी निकासी करके उसको नाले से मिला दिया तो पानी निकलना शुरू हो गया। अगर ये मानसून से 2-3 दिन पहले वहां पे नाला बना देते इसी तरह, और 1-2 दिन में जब फौज बना सकती है तो ये लोग भी बना सकते थे। 12 साल से हर साल बारिशें आ रही हैं, हर साल यूसुफ गोट डूब रहा है, हर साल सुजानी डाउन डूब रहा है। इनका इरादा ही नहीं है और जान के ये सब किया जा रहा है। बाकी हो सकता है आप लोगों को बेहतर पता हो, मैं तो ये सिर्फ देख के यही कह सकता हूँ कि इतना नाअहल कोई नहीं हो सकता। अच्छा मुझे ये बताइए कि जिस वक्त आप लोग काम कर रहे हैं वहाँ जवान काम कर रहे हैं पूरे दिल के साथ में, सुबह शाम आप लोग काम कर रहे हैं, कोई आपने अवामी नुमाइंदा देखा, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो या फिर उनका ताल्लुक हुकूमत से हो, हुकूमत वक्त से हो, सर किसी को आपने देखा? और अगर कोई भूले भटके से आ भी गया तो फिर पब्लिक का क्या रिस्पांस था? देखिए मैं तो 3 दिन काम किया, तीसरे दिन जो है वो DC वेस्ट आए वहां पे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, ओडो शायद कुछ है। ओके। वो आए वहां पे, उनके साथ कुछ फौजी भी थे, आके रुके स्टॉल पे, शुक्रिया अदा किया। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जी हम तो यही कोई 1000-2000 लोगों का इलाज कर सकेंगे यहाँ पे, बट सरकारी कोई हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर्स क्यों नहीं है? क्या आप बुला सकते हैं उनको, कोई एम्बुलेंसेस को, या आपका कोई हॉस्पिटल करीब हो तो यहाँ ये हमारी एम्बुलेंसेस, हमारी 3 एम्बुलेंसेस थी,
मैं कहा वो वहां पे ले जाएं। उन्होंने खड़े खड़े फोन किया कि जी हाँ अभी आ रहे हैं आपके पास, और वो फिर उसके बाद चले गए वहां से। फिर कुछ हुआ कोई नहीं? आया नहीं उसके बाद। ना किसी का फोन आया, ना कोई एम्बुलेंस वहां पहुंची। ये तो मैं एक वाकया बता रहा हूँ 3 दिन बाद का। 3 दिन पहले जो है वो पानी पेट तक था वहां पे, और कुछ एरिया में तो शायद कंधे तक भी होगा, जो लोग मुझे बता रहे हैं। अब उसमें लोगों को घरों से निकालना, जो अपाहज बच्चे हैं उनको किश्तियों में डालना, लेकर आना, वो आसान इसलिए नहीं था क्योंकि नीचे गटर और नीचे गड्ढे खुले में, और कई लोग उसके अंदर गिर के जख्मी हो रहे थे। फिर वो पानी के अंदर जो लोग चल रहे हैं उनको स्किन डिजीजेज हो रही है। मतलब मैं जब घर पहुंचा हूं तो उसके बाद 2 दिन तक नहा के जो है बुरा हाल हो गया। उधर के लोग तो बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं उसके अंदर, और वो गटर का पानी है। तो स्किन डिजीजेस, कॉलरा, गैस्ट्रो और आंखों की बीमारी, ये सारी बीमारियों का इलाज कौन करेगा? ये बच्चे तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। हम तो डॉक्टर्स को लेके वहां पहुंच गए, लेकिन आजकल कौन सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स के पास जाता है? और वो बीमारियां बढ़ती जाती हैं और मर जाते हैं। वहां पे खाली कोई इंफॉर्मेशन फैला दी जाए और ये बताइएगा, आपने पीने के पानी में फटकरी मिलानी है या ब्लीच मिलाना है या क्लोरीन टैबलेट्स मिलानी है, फिर आपने पीना है, इस तरह बॉयल करके पीना है। कुछ पता ही नहीं है लोगों को। हाल बुरा है जी। और ये वो गरीब तबका है जो हमारी तमाम कराची की जितनी इंडस्ट्रीज हैं उसमें काम करते हैं ये लोग। ये वो नहीं है जो कच्ची आबादी वाले। तो हम अपने लेबर्स को, उनकी लेबर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के बजाय उनको बीमार कर रहे हैं। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? हमारी एक्सपोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा? कोई ख्याल ही नहीं है। मतलब मुल्क का, शहर का, इंसानों का। मैं कहता हूँ यहाँ तो इंसानियत के लिए काम करे आदमी, किसी किस्म का कोई लिहाज, कोई ख्याल नहीं है। लाखानी साहब, क्या ऐसा भी देखा आपने कि एक तरफ तो आपको हेल्प करनी पड़ रही है, आप लोग जाके वहाँ पर खिदमत कर रहे हैं, बिल्कुल बेलौस खिदमत कर रहे हैं, और दूसरे ये कि लोगों को खुद निकलना पड़ा, अपनी मदद आप करनी पड़ी, एक दूसरे को हेल्प करना पड़ रहा है, चाहे उनको उतनी एहतियात के बारे में पता हो या नहीं, उनको उतने रिस्क के बारे में पता हो या नहीं। ये भी एक अलमिया है कि हम लोगों को ठीक से मालूमात ना दे सके, लेकिन ये कितनी बड़ी मिसाल है कि जब लोग परेशान होते हैं तो वो फिर अपनी परेशानी नहीं देखते, अपने आसपास के लोगों को भी अपने साथ में लेते हैं और उससे निकलने की कोशिश करते हैं। बेशक ऐसा है, और खास तौर पे जो बुजुर्ग हैं या जो अपाहज लोग हैं वो तो खैर बहुत बुरे हाल में फंस गए। यूजुअली मैंने देखा है कराचीआइज जो हैं हमेशा आगे आगे होते हैं, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो जलजला हो, चाहे किसी किस्म की आफत आई हो। जिस तरह कोरोना में भी अनाज बांटने का वक्त था रमजानों में, तो लोगों ने बहुत सारा काम किया। जिस इंडिविजुअल लेवल पर बहुत काम हुआ, अपने पड़ोसियों का ख्याल किया। लेकिन ये वाला वाकया जो है, इसमें मैंने फलाही इदारों को भी कम देखा, क्योंकि शायद पिछले 3-4 महीने से ज्यादातर लोग कर करके थक चुके हैं। सही। और अवेयरनेस भी इतनी नहीं थी इसकी कि क्या हाल हो रहा है लोगों। अच्छा, ये बताइए बिल्कुल क्विकली, आप क्या समझते हैं ये जो खास तौर पर जिन एरियाज का आपने भी तस्करा किया, इस बारिश के बाद जितना डैमेज हुआ है लोगों को, उनके घर बार छिन गए, रोजगार छिन गया, हेल्थ इश्यूज भी आ गए, इतनी परेशानी बढ़ गई, हुकूमत सिंध को इस मामले को सीरियस लेना चाहिए और इनकी हेल्प के लिए फंड्स का ऐलान करना चाहिए और फौरी करना चाहिए, कम से कम ये करना चाहिए। हुकूमत सिंध से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं रखता। और ये लोगों ने अपने एरिया में कुछ नहीं किया, यहाँ क्या करेंगे? मैं चीफ जस्टिस साहब से कुछ उम्मीद रखता हूँ। उन्होंने सू मोटो लेके इन लोगों का शुक्रिया अदा किया, जान छोड़ने का इनको शुक्रिया अदा किया। उन्हीं से उम्मीद रखता हूं कि इनसे हमारी जान छुड़ाएं, इनसे जान नहीं छूटेगी लोगों की तो लोग नहीं बचेंगे। एग्जीक्यूटिव्स नहीं करना, ये काम हुकूमतों नहीं करना, ये काम इंतजामिया नहीं करना, इन्हीं से काम कराया जाएगा अगर आप चीफ जस्टिस साहब की बात भी करें। बट एनीवेज, बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप, और आप भी बहुत अच्छा जिस तरह आपने कहा, और तंजीमें भी काम कर रही हैं, इंडिविजुअल एफर्ट्स भी हो रही हैं, और यही वक्त होता है जब हमें इंडिविजुअल एफर्ट्स करनी होती हैं अपना समझकर। अब इस शहर के हरबासी को बढ़ते हैं आगे, पंजाब की बात करते हैं और माइक्रो लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं। पंजाब के 3 बड़े शहर लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला, यहां पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब ये माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है क्या,
क्योंकि कहा यह जा रहा है कि लाहौर की बात करें तो 12 मकामात ऐसे हैं जहां पर 19,500 की आबादी को लॉकडाउन किया गया है। यानी जहां पर पॉजिटिव केसेस हैं उनको कहा गया कि आपने घरों के अंदर रहना है। ये तो बात थी लाहौर की, गुजरांवाला और रावलपिंडी की बात किया। और ये माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का जो निफाज किया गया है, इसमें एक्चुअल हो क्या रहा है कि घरों के बाहर पुलिस बैठ गई है और घरों से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इसी पर बात करेंगे। दानियाल उमर ने हमें ज्वाइन किया। दानियाल, टर्म तो बड़ी अच्छी है, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के इलाका सील नहीं होगा, गली सील नहीं होगी, घर सील होगा, घर के बाहर पुलिस होगी, लेकिन क्या वाकई घर से कोई शख्स बाहर नहीं निकल सकेगा? और अगर ऐसा हो रहा है तो उनको खुराक पहुंचाना, उनका ख्याल रखना, क्या ये वाकई हो रहा है? शोएब, जो पहले तो लॉकडाउन एक दफ़ा शुरू हुआ जब कोरोना वायरस के केसेस आना शुरू हुए, उसके बाद एक स्मार्ट लॉकडाउन हुआ और अब उससे भी एक स्मार्ट लॉकडाउन है जिसे माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन कहा जा रहा है पंजाब हुकूमत की तरफ से। इस लॉकडाउन के अंदर जो SOPs हैं, जो रखे गए हैं असूल, वो ये हैं कि अगर कोई घर ऐसा होगा जहाँ से कोई पॉजिटिव केस आएगा कोरोना वायरस का, तो उस घर के अंदर जो पॉजिटिव केस होगा और उस घर वाले जो लोग होंगे उनको अंदर ही रखा जाएगा और उनको बाहर जाने की जो इजाज़त है वो नहीं होगी। 14 दिन तक उनको ये क्वारंटीन का अपना जो पीरियड है वो पूरा करना होगा और जो उनको खुराक पहुंचाने का ये सिलसिला है ये भी देखा जाएगा कि वो किस तरह से पहुंचाई जा रही है। देखा जाएगा या देखा जा रहा है? महकमा सेहत पंजाब है, उन्होंने इस बारे में कोई भी महकमा सेहत पंजाब ने अभी तक इस बारे में कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया, लेकिन उनका ये कहना है कि जो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है इसका आगाज़ वो कर चुके हुए हैं और इस लॉकडाउन के अंदर जो घर शामिल हैं उन घरों के बारे में जो है वो बता नहीं रहे, शायद छुपाया जा रहा है ताकि आइडेंटिटी लोगों की रिवील ना हो। जो भी एक सोशल कल्चर है उस वजह से भी लोगों के बारे में जो है वो नहीं बताया जा रहा। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला 3 शहरों का जो है वो इंतखाब किया गया है इसके अंदर और लाहौर की तकरीबन 19,000 से ज़ायद की आबादी है। तकरीबन 28 ऐसे मुकामात हैं जिनको इस माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के लिए सिलेक्ट किया गया है जहां से पॉजिटिव केसेस जो है वो आए थे। जी शुक्रिया दानियाल, आपने अपडेट किया। और थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। नहीं, मैं बताऊंगी। वारिस बेग हमारे जाने माने सिंगर, उनका शिकवा है मैं आपके सामने रखती हूँ। भाई हुआ कुछ यूँ था कि हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कुर्बान को मौका मिला वारिस बेग से मिलने का, थोड़ी सी बातचीत करने का, और जब इन लोगों ने बातचीत की तो पता चला कि नए ट्रेंड्स के ऊपर वारिस बेग की थिंकिंग क्या है, उनकी सोच क्या है। उन्होंने कहा कि अब तो बस यूँ होता है कि जी गुलूकार पैसा लगाते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी रेटिंग बढ़ाते हैं। कैसे? उन्होंने कहा गाना कैसा भी हो, अच्छी सी वीडियो बनाओ और फिर उसके बाद में उसको हिट कराओ, बस यही काम किया जा रहा है। लेकिन ये अच्छे काम के लिए कोई दलील नहीं है। तो वारिस बेग ने नए ट्रेंड्स के ऊपर क्या कहा, थोड़ा सा शिकवा उनका क्या था, कुर्बान से उनकी गुफ्तगू हम आपके सामने रखते हैं। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ मौजूद है म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम गुलूकार वारिस बेग साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि उनके इन दिनों शबो रोज़ कैसे गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वारिस बेग, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे शबो रोज़ गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे। मैंने तो पेंडेमिक को, जो ये ग्लोबली पेंडेमिक आया था, उसको बड़ा अच्छा मैंने इसको बजाय वो परेशान होने के या जिस तरह लोग अपना बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हुए, मैंने इसको बड़ा अच्छा यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा गाने शाने बनाए और मेरा बेटा आया हुआ था अमेरिका से, उसकी एल्बम पे काम किया, उसके लिए नए गाने बनाए, तो इसका अच्छा यूज़ किया मैंने। जो नए गाने बनाए हैं उनमें से कोई एक गाना थोड़ा सा गुनगुना दें, फिर आगे गुफ्तगू का सिलसिला जाए। मेरे एक्चुअली गाने नहीं बने, वो मैंने अपने बेटे के लिए बनाए हैं और वो उसके साथ जब अब अगली बार आएंगे तो इंटरव्यू करेंगे तो ज़रूर आपको सुनाएंगे। वारिस भी बहुत से आजकल नए गुलूकार भी आ रहे हैं, कुछ पुराने भी हैं, लेकिन उनके गाने उस तरह से हिट नहीं हो रहे जैसे पहले आप लोगों के हुए हैं गाने हिट, कि लोग सुनते हैं। आज भी सदाबहार गीत हैं, आते हैं गाने, 2-4 दिन चलते हैं, 5 दिन सोशल मीडिया पे और फारिग हो जाते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं? कहाँ पर एक खला आ रहा है जिसकी वजह से, या फॉल्ट आ रहा है म्यूज़िक में जिसकी वजह से गाने हिट नहीं उस तरह से हो पाए? आपने बिल्कुल ठीक बात की है। मेरी बात का जवाब पहले दे दिया कि सोशल मीडिया पे गाना रिलीज़ कर रहे हैं बच्चे। पहले होता था कि आप टीवी पे आते थे, लोग घर में बैठ के टीवी देखते थे, तो एक बंदा पूरी दुनिया में, जैसे PTV था या दूसरे भी चैनल थे, 2-3 चैनल थे। अब जो भी आर्टिस्ट है वो कहते जी मैं सोशल मीडिया पे मेरे 10 लाइक हो गए हैं, 50 लाइक हो गए हैं, 1 मिलियन लाइक हो गए हैं, चाहे वो जितना मर्जी लाइक हो। अब लाइक्स पे बात चली गई है, इसलिए वो गानों को लोग उस तरह सुनते नहीं। गाने को अपने फ़ोन के ऊपर सुना, आधा सुना,
सुना अनसुना उसको वहीं आपने उसके लिए वो बना लिया। अब जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं उसमें लोग कहते हैं ये बड़ा सिंगर है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। मेहदी हसन साहब देख लें, गुलाम अली साहब देख लें, इंडियन सिंगर देख लें, अगर उनके बहुत सुपर हिट गाने देखेंगे, रफ़ी साहब के गाने देखेंगे तो उसमें उतने लाइक नहीं है जितने आजकल के सिंगर के लाइक हैं। तो मैं इस बात को पहले मानते ही नहीं हूँ कि जितने लाइक्स हैं वो उतना ज़्यादा सिंगर हिट है। दूसरी बात है कि जितने भी सिंगर हैं उनको आदत पड़ गई है जी, आपने जाके एक वीडियो बनाई है उसको सोशल मीडिया पे फेंक देना, आपके कोई 50,000 व्यूज़ आ गए हैं, 1 लाख हो गया, फिर आप पैसे लगा के व्यूज़ बना लेते हैं। तो जब तक आप प्रॉपर ग्रास रूट से चैनल्स के थ्रू नहीं आएंगे तो इस तरह लोग गाना नहीं सुनेंगे आपका। बहुत से गुलकारों का ये भी कहना है कि मौजूदा दौर में गाना सुनने से ज़्यादा सिर्फ देखा जाता है, तो आप इस बात से मुत्तफिक हैं? मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं इस बात से। देखने की हद तक ठीक है, अच्छा वीडियो बनाएंगे लोग देखेंगे, लेकिन जो आवाज़ है, जो आपके सोल को छूती है, वो आपकी आवाज़ है, आपकी ट्यून है, आपकी जो आपने गायकी है वो छूती है। मैं इस बात को नहीं मानता। बहुत बेसुरे गाने को आप बहुत अच्छा वीडियो बना दें तो ये दलील नहीं है उसके हिट होने की। तो बात वही है, जो सच्ची मुच्ची वाला आर्टिस्ट है उसने ही हिट होना है। बहुत से गुलकार ऐसे भी हैं वारिस भाई जो शॉर्टकट के रास्ते इख्तियार करते हैं, उनको क्या नसीहत करना चाहेंगे? जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहिए उनको हिट होने के लिए, गाने अपने हिट करने के लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे? ये मशवरा है कि आप सोशल मीडिया में ज़रूर डालें, लेकिन जिस तरह आपका चैनल है, समा चैनल है, जितने दूसरे हमारे पाकिस्तान में 60-70 चैनल हैं, उन पे भी ज़रूर जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन चैनल्स को देख रहा होता है, उसमें भी अपनी शक्ल को दिखाएं। यहाँ बहुत इतने सोशल मीडिया के आर्टिस्ट हैं, ऑनेस्ट टू गॉड उनके 5-5 मिलियन व्यूज़ हैं, लेकिन मैं उनको जानती ही नहीं हूँ। मुझे मेरा बेटा बताता है पापा इसके 2 मिलियन व्यू हैं, इसके 5 मिलियन व्यू हैं, भाई मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। व्यूज़ से नहीं कुछ होना। आप जब तक जाके बैठ के आप लाइव गाओगे, आपसे वो फरमाइश करेंगे, फिर आपको लोग पहचानेंगे, यार इसमें ये कैपेबिलिटी है, ये सिंगर गा सकता है या नहीं गा सकता। तो सोशल मीडिया से अगर आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया में मेरे 10 लाख व्यू हो गए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, मुख्तलिफ ममालिक में इसका जो है बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जदीद टेक्नोलॉजी को बतौर चोर रास्ता इख्तियार किया जाता है, क्रोके उठाया जाता है, किसी भी गुलकार का गाना दोबारा से उसको गा दिया जाता है। ऐसे गुलकारों को क्या मशवरा देंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये भी एक फॉल्ट नहीं समझते कि गुलकार हिट ही नहीं हो रहे क्योंकि उनकी अपनी पहचान ही नहीं बन पा रही? देखिए, जब भी आप करोके पे किसी सिंगर का गाना गाते हैं तो उस सिंगर से कम उससे ज़्यादा अच्छा नहीं गा सकते, तो उस जितना तो अच्छा गाएं आप, क्योंकि गाया हुआ गाना है। प्लस आप उसमें अपना क्या इम्प्रोवाइजेशन करते हो, आप उसमें अपना रंग क्या भरते हो। जब तक वो नहीं होगा तो इससे करोके पे गाने से कभी भी बड़ा स्टार नहीं बन सकता। और जब भी आप कोई नया गाना या आप करते हो, उसको रीडू करते हो, उसका खुद नया ट्रैक बनाएं, उसमें थोड़ी सी चीज़ें अपनी डालें, ताकि लोग यार ये थोड़ा सा उससे फ़र्क है। गायकी में भी फ़र्क होना चाहिए। ये नहीं है कि आप फिर लोग कहते हैं जी मशीनों से सुर ठीक करते हैं, मशीन एक काम कर सकती है, सुर को सही कर सकती है, लेकिन सोल जो आपकी एक्सप्रेशन है उसकी अभी तक मशीन नहीं आई। मेरा नहीं ख्याल वो एक्सप्रेशन की मशीन आएगी, तो एक्सप्रेशन आपने खुद देने होते हैं। वारिस भाई, इसकी एक वजह ये भी नहीं समझते कि मौजूदा दौर में वो शायरी नहीं हो रही जो पहले शायरी होती थी। अब शायरी का मेयार भी थोड़ा गिर गया है, शायर उस तरह से मेहनत नहीं करते बल्कि सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। भाई आपकी बातें तब सारी सच्ची हैं, अब सारे सच मुझसे बुलवाने हैं आपने। जितने पुराने अच्छे शायर थे, रियाजुल साहब थे, और भी जितने भी हमारे उस दौर के शायर थे, वो सारे ना प्रॉपर बैठ के गाने को लिखते थे, प्रॉपर इसका म्यूज़िक बनता था। अब कहते हैं ये गाना है, मुझे फलां ने गाया है, ये शायरी है इसकी, इसमें तोड़ मरोड़ के ना आप इसको हमें बना दें, तो फिर शायरी भी वैसी होगी। जब कोई नई चीज़ आएगी अच्छी तो वो हिट होगी। सेगमेंट के आखिर में हमारे देखने वालों के लिए और अपने चाहने वालों के लिए कोई 2 बोल गुनगुन। क्या गुनगुना बताएं? कोई अपना खूबसूरत, आपको जो पसंद है मैं गा देता हूँ। कल शब देखा चांद, ओ कल शब देखा मैंने चांद झरोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। जी, तो ये थे गुलकार फारिस बेग, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, लिविंग लेजेंड। उन्होंने खूबसूरत गीत भी सुनाया। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो नए गुलकार आ रहे हैं वो मेहनत पर यकीन रखें बजाय इसके कि वो चोर रास्ते इख्तियार करें। जी कुर्बान, आपने अपडेट के बाद शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। अरे मैं भूल गया। क्या? मैं नहीं भूला, लेकिन कोई भूला। क्या भूला? एहसन इकबाल साहब भूले और वो एहतसाब अदालत पहुंच गए, उन्हें लगा आज तारीख है। भूला के भोला दोनों कर ले, अगर इजाजत दें तो कोई माइंड ना करे। लीगी रहनुमा नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस की तारीख भूल गए और वो वहां जब पहुंचे तो पूछते रहे कि अरे क्या आज तारीख नहीं थी? Oops, I'm sorry. फिर किस तरह से उन्होंने पूछा, पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर रिपोर्टर से बात भी करेंगे। आपका केस कल है? कल है सर, हमारे रिकॉर्ड मेरी तारीख कल है। आपका केस कल है सर, हमारे रिकॉर्ड। चलिए कल आइएगा सर, कल आपकी तारीख है, लेकिन सवाल ये है कि वकील साहब कहाँ थे और उन्होंने बताया क्यों नहीं? इसी पर बात करेंगे। सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल रशीद, एक तो ये कि वो बड़े पंक्चुअल निकले, लेकिन ये कि टाइम बिल्कुल दुरुस्त था, डेट आगे पीछे हो गई, हुआ क्या? देखें, हुआ ऐसा है कि 26 अगस्त तारीख मुकर्रर की गई थी एहसन इकबाल की पेशी की, लेकिन वो सुबह सवेरे भूल गए शायद, और आज ही उठकर वो एहतसाब अदालत पहुंच गए और इतनी जल्दी पहुंचे कि उस वक्त अभी अदालत में कार्रवाई का आगाज भी नहीं हुआ था। पहले तो उनका आना जो है पुलिस एहलकारों के लिए बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि उनके पास एक ऐसी किसी भी वीआईपी मूवमेंट के लिए पहले कॉल होती है जो कि नहीं थी। तो पुलिस एहलकारों ने उन्हें गेट पर ही बताया कि आज आपका केस नहीं है, लेकिन वो इसके बावजूद अंदर चले गए और जाकर फिर अदालती अमला जिस कमरे में बैठता है, अदालती अमले से जाके भी उन्होंने यही सवाल किया कि क्या आज मेरा केस नहीं है, जिस पर उन्हें यह बताया गया कि हाँ आपका आज केस नहीं है, आपका केस तो 26 को है। इस पर एहसन इकबाल वापस रवाना हो गए। सुबह सवेरे वो भूले थे और पहले ही अदालती कार्रवाई शुरू होने से वो एहतसाब अदालत पहुंचे, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कुछ देर रुके और वापस रवाना हो गए हैं। हमने माजी में देखा था इसी तरह एक रोज कैप्टन सफ्दर भी एवनफील्ड रेफरेंस की समात गलत दिन समझकर पहुंचे थे अदालत, और आज दूसरी बार ऐसा वाकया दिलचस्प वाकया सामने आया कि जब भूलकर एहसन इकबाल सुबह सवेरे नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस की समात के लिए, अगर आप चाहें तो जवाब ना दें सुहेल, अगर आप चाहें तो जवाब ना दें, मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूंगी, लेकिन मैं ऐसे यूं ही पूछ रही हूँ आपसे, ये ऐसा कब कब होता है? अगर आप डेट भूल जाए या परेशानी आपकी बढ़ जाए किसी केस में, होता कब कब है ऐसा? देखें, ये ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब जो केस का सामना कर रहा हो वही दे सकता है, लेकिन वो देना चाहेगा तो ऐसे कुछ परेशान दिखे नहीं। वो जिससे पूछूंगी मैं, ये वो देना चाहेंगे इस तरह का जवाब कि हाँ जी मैं परेशान हूँ? वो तो ये कहेंगे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बस भूल चुक हो जाती है। ऐसा ही है। बहरहाल कैप्टन सफदर जो है उन्होंने बरमला इशार जरूर किया था जब वो आए थे एहतसाब अदालत कि मैं तो भूल गया, रोज आना होता है, इसलिए मुझे तो लगा कि सुबह सवेरे उठ के अदालत ही जाना है, तो इसलिए मैं पहुंच गया। लेकिन एहसन इकबाल की समात तो महीने में एक बार होती है, इनका भूलना जरा ज्यादा। इनके वकील साहब कौन है जिन्होंने बताया नहीं और जो खुद भी नहीं आए, कोई आपस में कांटेक्ट भी नहीं था? देखें, एहसन इकबाल ने शायद खुद से आज या तो समझ रखा था कि समात की तारीख आज है, इसलिए तारीख देखी नहीं घड़ी बार, और जब पहुंचे गेट पर और पुलिस एहलकारों ने बताया तो उस वक्त उनकी पहली नजर ही अपनी घड़ी पर गई और उन्हें शायद अंदाजा तो हो गया था, लेकिन उसके बावजूद वो मजीद कंफर्मेशन के लिए अदालत के अंदर भी गए, अदालती अमले से भी जाके यही सवाल पूछा, तो उनके बताने पर के आज आपका केस नहीं है, उसके बाद एहसन इकबाल वापस साथ रहिए। मैं जरा नया दिन के नाजरीन के लिए ना, समा के नाजरीन के लिए इसको दोहरा देती हूँ। एहसन इकबाल साहब सवेरे सवेरे जाके बहुत डटकर नाश्ता किया होगा, बॉडी लैंग्वेज तो यही बताता है, अच्छी तरह से तैयार हुए, कचहरी तक पहुंचे, बाहर पुलिस हुकाम ने बताया कि सर आज आपकी तारीख नहीं है, उनको यकीन नहीं आया, अंदर गए, अंदर पूछा, वहां भी यही पता चला, फिर वापसी का रास्ता लिया। भूल चूक हो जाती है, तवारीख आगे पीछे हो जाती है, लेकिन ये वाकई दिलचस्प था, ये वाकई अनोखा था। नो डाउट, ये वाकई अनोखा था। सुहेल बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप, और एहसन इकबाल जिस तरह से भूले वो हमने आपको दिखाया भी और बताया, स्टाइल से कवर किया है घड़ी देखते हुए कि ओके फाइन हो जाता है। जैसे एग्जांपल सेट कर दिया कि कोर्ट्स को वाकई इतना ही सीरियस लेना चाहिए, बस वक्त पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमने तो देखा है बहुत रहनुमा की वजह से भी हो जाता है, अपनी तारीख पर अपनी टाइम पर नहीं पहुंचते या देर से पहुंचते हैं, बीमार भी हो जाते हैं। खैर अल्लाह सबको सेहत दे, सेहतमंद रखे, आमीन। बढ़ते हैं आगे जनाब, बात करते हैं कौमी असम्बली की, जहां पर शोर मचा है किसका? चोर का, और जिनका लहजा रहता था धीमा, उनका लहजा यस, वो भी जब्त के बंधन तोड़ बैठे, गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। यूं तो ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत से रहनुमाए गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, फिर हज़फ करना पड़ता है कार्रवाई से, इसीलिए हम बार बार कहते हैं पहले तो लो फिर ज़रा सा बोलो। स्पीकर साहब को गुस्सा भी आया, तो अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है लोगों ने देखा होगा, स्पीकर साहब को गुस्सा क्यों आया था हम आपको दिखाते हैं।
कौमी असम्बली के इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी के नामुनासिब अल्फाज। चोर आपका बाप है, चोर आपका बाप है। जी प्लीज हौसले से। स्पीकर असम्बली को गुस्सा आ गया। प्लीज हौसले से आप प्लीज अपना लैंग्वेज ठीक करें। आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, देखे हौसले से बात करें। शाह महमूद कुरैशी की मामले को सुलझाने की कोशिश। जज्बात में कह गए होंगे, मैं तवक्को करता हूं कि वो अपने अल्फाज वापस लेंगे, आपसे माजरत करेंगे। जी शाहिद साहब प्लीज। शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर असम्बली के बाद शाह महमूद कुरैशी पर भी जुमले कस दिए। अपने अल्फाज लेने को तैयार हूं जब वजीर साहब ये वादा करेंगे, सच बोला करेंगे। वजीर खारिजा ने भी हाथ के हाथ दिया नहले पर दहला। जनाब स्पीकर, अगर मैं सच बोलूं तो ये शर्मिंदा हो जाएंगे। पर्दे में है रहने दे, अगर पर्दा बेनकाब हो गया, आंचल उठ गया तो बेनकाब हो जाएंगे। जी लफ्जों की जंग हारने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी चुपचाप असेंबली कार्रवाई का हिस्सा बन गए। तो जनाब इसी सारे सिलसिले पे बात होगी हमारी। अदनान आदिल साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग अदनान आदिल साहब। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये कराची में तो बारिशें हो रही हैं और सिंध जो है पानी में डूबा हुआ है, और आपने किस खुशी में ये लाल लाल कपड़े पहने हुए हैं? जरा गौर से देखिए, रस्ट है, लाल नहीं है। मुझे तो स्क्रीन पे लाल ही लग वो रहे हैं। आप सोफे ना देखें, आप सोफे ना देखें, शोएब की टाई देखें। वो भी रेड नहीं रेड कलर है इसमें। और आला ऐवान में क्या हुआ जरा वो भी देखें, वो भी बताएं। हाँ वो चेहरे लाल हो जाते हैं, वहाँ क्या हो रहा है? जी देखिए, तलखी बढ़ गई है, तलखी बहुत बढ़ गई है, और जब आप किसी को चोर शोर मचाएंगे तो वो जवाब तो देगा। शाहिद खाकान आमतौर से इतने तल्ख नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने स्पीकर के बारे में भी मेरे ख्याल में बहुत ही नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, और जो जिन लोगों को जवाब दिया वो उनसे भी ज्यादा फिर सख्त जवाब दिया, उनके बाप तक और माँ बाप तक पहुंच गए। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन पार्लिमानी सियासत में दुनिया भर में ही ऐसा होता है, बहुत तलखी हो जाती है, और जो ये करने वाले हैं, तकरीरें करने वाले हैं, बहुत एक दूसरे के साथ गर्मा गर्मी करते हैं, खास तौर से ऐसे वक्त में जबकि इन सबको मालूम है कि टीवी पे लाइव जा रहा है और इसके क्लिप चलेंगे, तो फिर ये अपने सपोर्टर्स को खुश करने के लिए और ज्यादा ये इकलौते तो नहीं है, बाकी सारे के सारे लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। अवामी अंदाज इख्तियार करना, फिर वो सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ शेयर होगा, वगैरह 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 वगैरह। जी बिल्कुल, और इसकी एक वजह ये भी है कि हुकूमत जो है उसका रवैया सख्त हो गया है करप्शन केसेस पे, कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं। इनका ख्याल था कि कोई अमेंडमेंट हो जाएगी नैब के लॉ में, उसके वो मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं और हुकूमत का रवैया है। अदनान आदिल साहब, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अच्छा, मेरे पास एक खबर है, मैं चाह रही थी जरा आप हमारे साथ रहिए, जरा सा तवक्कुफ, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। एक अहम खबर भी आई है तो उसके बारे में भी हम बता देते हैं अपने नाज़रीन को। नून लीग की एमपीए, इनके एमपीए अशरफ अंसारी, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से की है मुलाकात। हल्के के मसाइल क्या हैं, इस सब के ऊपर बात की गई, ये हल कैसे होंगे इसके ऊपर बात की गई, और इसके हल की यकीन दहानी भी कराई गई। यकीन दहानी कराई गई किरण, उन्होंने मामला उठाया था गुजरांवाला को मोटरवे से लिंक करने का, और उस्मान बुज़दार साहब ने यकीन दहानी कराई कि जल्द खुशखबरी देंगे मोटरवे से लिंक करने का। ये जो गुजरांवाला का मामला है, सर मैं चाह रहा हूँ अदनान साहब इस पर भी कमेंट कीजिए। ये पंजाब में जिस तरह एमपीएस की मुलाकात और जो अपने हल्के के मसाइल हैं उनसे आगाह करना, और उन ज़ाहिर है उन एमपीएस को उम्मीद है कि बुज़दार साहब काम करेंगे और उनकी जो इट्स ओके किरण, बुज़दार साहब काम करेंगे और जो भी उनके रिजर्वेशन हैं वो हल करेंगे। आप कैसा देख रहे हैं इन मामलात को, इन मुलाकातों को, नॉट जस्ट दिस मीटिंग बट जनरली जो मीटिंग्स हो रही हैं एमपीएस की और बात हो रही है, शो किया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत मुतहर्रिक है। जी ये भी शो किया जा रहा है, कुछ ये लग रहा है कि इनके जहन में ये भी है कि हमें शायद जल्दी इलेक्शन में जाना पड़ जाए, तो इसलिए जो हल्का वाराना सियासत है उस पर फोकस बढ़ा दिया है। मतलब एमएनए से मुलाकात हुई है, स्पीकर असेंबली आए थे, एमएनए को कहा गया है कि ज्यादा फंड्स दिए जाएं उनके तरक्याती स्कीमों के लिए, तो ये भी बात मुझे लगता है कि इनके जहन में है कि हो सकता है कि मिड टर्म इलेक्शन पे जाना पड़े, तो इसलिए अपने हल्के मजबूत कर लो। और ये कि सॉरी अदनान साहब आपकी बात कट रही है, सॉरी। देखिए हल्के मजबूत हो, ये तो अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की।
जिनके हाथ में भाग दौड़ रही है, जिनके हाथ में है। मैं ये चाह रही थी कि बाज़ लोग आजकल ना बड़ा ऊंचा ऊंचा इस बारे में बोल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन की नीयत ही नहीं है कि इलेक्शन हो। फौरी तौर पर जितनी वो बातें कर रहे हैं सारी फेक हैं। वो चाह रहे हैं कि ये जिस किस्म का माहौल इस वक्त है, जितना क्राइसिस है, जितनी परेशानी है, ये पीटीआई हुकूमत ही झेल ले, पूरे कर ले 5 साल। ऊपर की बातें, बाकी के इलेक्शन जल्दी हो जाए, पहले हो जाए, वगैरह वगैरह। हाँ, किसी के दिल का हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ये बात है कि इन्हें सूट नहीं करता है इलेक्शन इस वक्त, क्योंकि मरियम जो है नाअहल हैं 5 साल के लिए, और वो अगले इलेक्शन से कुछ पहले जो हैं वो अहल हो जाएंगी। तो नवाज शरीफ की तो कोशिश यही होगी कि अगर अगला इलेक्शन हो तो मरियम उसको लीड करें और वही प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हो। तो उनको तो यही सूट करता है नून लीग को कि 2023 में वक्त के ऊपर इलेक्शन हो। और ये आप सही कह रही हैं, अभी तो कोरोना भी पूरी तरह नहीं टला है, नवंबर में दोबारा उसकी वेव आने का इकोनॉमी के क्राइसिस अच्छे खासे हैं जी। मैं कह रही हूँ कि इकोनॉमी के क्राइसिस भी अच्छे खासे हैं। आम आदमी महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, और इस सब के साथ साथ ये भी है कि हुकूमत मुंतखब है, वोट लेकर आइए, इसको अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। इससे पहले गिमिक्स जितने भी चल रहे हो, मामला जितने भी चल रहे हो, टेन्योर पूरा करना चाहिए। ये मेरे ख्याल से ये वसीतर मफाद है पाकिस्तान का। जी, आपकी बात ठीक है। इससे जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम होगा और पाकिस्तान में जो जमहूरी सियासी जमातें हैं उनकी पोजीशन ज्यादा मुस्तहकम होगी, अपोजिशन समेत पीटीआई की भी होगी, अपोजिशन की भी होगी, क्योंकि जो सिस्टम चल पड़ेगा तो सब सियासी जमातों को उसका फायदा होगा। लेकिन एक माहौल बनाना जो है कि हमारा मौक़िफ़ ज्यादा जोरदार तरीके से आवाम तक पहुंचे, कम से कम हमारे सपोर्टर्स खुश रहें, इसकी ये कोशिश करते रहते हैं, जिसके लिए आप कह रही हैं गिमिक्स करते रहते हैं, थिएट्रिक्स करते रहते हैं, और ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन बहरहाल इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की सियासत जो है जरा वो तलातुम खेज ही रहती है हमेशा, कि हो सकता है कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि इमरान खान जो है वो कहें कि सब जाए भाड़ में, मैं असम्बलियां तोड़ता हूँ, आओ फिर इलेक्शन करा लेते हैं। नहीं, ये तलातुम आपने अच्छा कहा, उन्हें मुश्किल पेश आ रही है। तलातुम आपने अच्छा कहा, क्योंकि तलातुम मतलब भंवर बनते हैं और बहुत सारे किरदार जो है वो कहीं गुम से जाते हैं, बाज को समुंदर उछाल के साहिल पर फेंक देता है। हमारी सियासत में तो ऐसा चलता रहता है। जी, हमारी सियासत जो है अनफॉर्चुनेटली मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। जब से मुल्क बना है 73 साल हो गए, बस ये उखाड़ पछाड़ चल रही है, जिसका हमें खुमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी तरक्की भी होगी। आज मैं सोच रही थी, आज कितनी बातों पर ना अदनान आदिल साहब ने ना कह दिया, किरण आप कुछ सही कह रही हैं, या मैं इस मामले में आपसे हमेशा कहा जाता है किरण आपके हवाले से, ये आज नहीं सिर्फ। नहीं, मैं तो अदनान आदिल साहब की बात कर रही थी। वो भी यही कहते हैं। बड़ा अच्छा में आप हुस्ने ज़न रखा करें। अच्छा, मैंने ये सोचा मौसम अच्छा था उसके असरात। वैसे कैसा मौसम है अदनान साहब लाहौर में? लाहौर में नॉर्मल मौसम है, हल्की हल्की धूप निकली हुई है, कोई बारिश का तो इस वक्त इम्कान नहीं। हमने आपको फौरन से ना रिपोर्टर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं। चलिए अदनान साहब, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय द वेदर एज वेल, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आई वाज थिंकिंग कि वो तो पीएमएलएन के लोग हैं कि जो मिल रहे हैं वजीर आला से, हर चीजें मेरे हाथ से क्यों छूटी। चलिए जी, ये तो हम सियासी माहौल की बात कर रहे थे, अब हम बात कर लेते हैं कराची में आज कितनी बारिश होगी, थर्सडे तक कितनी बारिश होगी। जो सिस्टम इस वक्त मंडला रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है ये और कितना मजबूत है, कितना स्ट्रॉन्ग है एग्जैक्टली, तो उसी पर बात करेंगे। जवाब में मैंने जॉइन भाई, आई एम ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ। थैंक यू डिक्शनरी खोलने के लिए। जवाब भाई गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको, सुबह बखैर। ये बताइएगा कि जो सिस्टम इस वक्त कराची के ऊपर है, ये जो बादल इस वक्त हैं जिन्होंने कराची को बिल्कुल कवर किया हुआ है, 150 mm रेन एक्सपेक्ट करें या क्या अंग्रेजी लाते हैं आप? शुएब देखें, ओवरऑल अगर देखा जाए अगर पूरे स्पेल में तो काफी सारे एरिया हैं जो ट्रिपल डिजिट्स को जो है वो क्रॉस कर जाएंगे। आज जो है वो सिलसिला शुरू हो गया, ये 25 और 26। आहा, कुछ हुआ, फ्रीज हो गए मौसम के असरात कहाँ पड़ रहे हैं आज? देखना किसी हाइस पे है। जवाब भाई दोबारा से बताना पड़ेगा आपको थोड़ी डिस्टॉर्शन हुई थी। सॉरी, देखिए शुएब, ये आज से जो है ये सिस्टम शुरू हो गया है और 25 और 26 तारीख को जो है वो काफी हैवी रेनफॉल नजर आ रही है। कराची के अक्सर एरियाज जो है वो ट्रिपल डिजिट्स को क्रॉस कर लेंगे। इनफैक्ट इस वक्त भी शहर में जो है वो अक्सर एरियाज में जो है मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल हो रही है। तकरीबन सुबह फजर के टाइम से एक्सपेक्टेड थी कि स्पेल शुरू हो जाएगा और लगभग उन्हीं टाइमिंग से में जो है वो अक्सर एरियाज में जो है वो
बारिश स्टार्ट हो चुकी है। जवाद भाई, आज सुबह से बल्कि कल रात की भी अगर हम बात करें तो हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैक्सिमम इलाकों की अगर मैं बात करूं तो वो जोरदार बारिश, तूफानी बारिश जो कि इस वक्त है तो खतरनाक कराची के लिए, बट वो हम एक्सपेक्ट किस वक्त कर रहे हैं? हम आफ्टरनून में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम इवनिंग में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या हम नाइट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए शेब, अब ये सिलसिला स्टार्ट हो गया है। दिन चढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी अपर एटमॉस्फेयर में, तो वो थंडर सेल्स बनेंगे और उम्मीद यही है कि आफ्टरनून से जो है अब वो थंडर स्टॉर्म्स का जो है वो सिलसिला स्टार्ट हो सकता है। ऑन एंड ऑफ जो है ये सिलसिला अगले 24 से 36 घंटे जो है ये कंटिन्यू जारी रहेगा। और अगर हम इस 24-36 घंटे से आगे की बात करना चाहें जवाद भाई, वीकेंड की बात करना चाहें, 9-10 मुहर्रम, सैटरडे एंड संडे, उससे मुतालिक वेदर अपडेट क्या है? उससे मुतालिक देखें शुएब, फिलहाल तो जो है वो वेदर इतना ज्यादा डिस्टर्ब नजर नहीं आ रहा है। हल्की फुल्की लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हो सकती है, लेकिन सितंबर के फर्स्ट वीक से जो है एक और लो प्रेशर सिस्टम आ रहा है। अभी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है। अच्छा। तो आपको पता है कि आगे दिन चढ़ने के साथ जो है ये थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस आती रहती है, लेकिन अभी जो मौजूदा सिस्टम है ये तकरीबन 27 से 28 तारीख तक कंटिन्यू करेगा। 27 और 28 को इसकी इंटेंसिटी कुछ हद तक कम हो जाएगी और अभी 25 और 26 को जो है वो शहर कराची समेत अक्सर एरियाज में जो है वो काफ़ी हैवी रेनफॉल। ठीक जवाब, बेहद शुक्रिया। कराची में बारिश कितनी होगी, कहाँ पर बारिश होगी, इससे मुतालिक हम बात करते जा रहे हैं। ये एक्सपेक्टेशन की बात होती है कि इतनी बारिश हो सकती है और इसलिए होते है कि हम तैयारी कर लें। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे और अब ज़रा बात कर लेते हैं ईदी एयर एम्बुलेंस से मुतालिक। अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम के खिदमत इंसानियत के अगर हम मिशन की बात करें, उनके जज्बे की बात करें, वो जारी है अभी भी और उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। और इसलिए नहीं क्योंकि जो वो कर गए सो कर गए, इसलिए भी क्योंकि अब बिल्किस ईदी उनके मिशन को आगे बढ़ा रही हैं, वो उनके साथ साथ रहीं। और अब फैसल ईदी हैं कि जो इस सिलसिले में काम नहीं कर रहे, बहुत काम कर रहे हैं। वो क्राइसिस सिचुएशन हो, वो आम हालात हो, वो कभी पीछे नहीं रहते। या अगर मैं ये कहूँ कि कराची के लोगों को पता है, पाकिस्तान के लोगों को पता है कि हम अगर परेशान होंगे और गर्दन उठा के नज़र उठा के देखेंगे तो हमें ईदी का नाम लिखा दिखाई देगा। वो साथ में करीब में खड़ी हुई एम्बुलेंस हो या फिर एयर एम्बुलेंस। और एयर एम्बुलेंस 80s से है इनके पास, लेकिन अब एक और एयर एम्बुलेंस इंडक्ट की गई है जो ज़्यादा जदीद है। और ज़ाहिर है किरण, जब डिमांड ज़्यादा हो, कैपेसिटी के भी इश्यूज आ जाते हैं और जब रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही हो तो ज़ाहिर है ऐसे में ये सोचा जाता है कि इसको हम अपग्रेड भी करें। इसी से मुतालिक हम मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया कैप्टन सैयद सफदर अब्बास साहब ने, एंड वी हैव इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन सिद्रा एंड खदीजा। आप दोनों का भी शुक्रिया, सर आपका शुक्रिया। सफदर साहब, पहले मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। थोड़ा सा प्लीज़ नाज़रीन को बताइएगा कि ज़ाहिर है 80s से यू हैव दैट एयर एम्बुलेंस, बट नाउ एक और इंडक्ट किया आपने। ज़रा अहाता कीजिएगा, ये एक लंबा तवील सफ़र है और जिसमें अब एक और एयर एम्बुलेंस शामिल हुई है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले फैसल ईदी साहब की तरफ से, ईदी फाउंडेशन की तरफ से, उसके हर एक वर्कर की तरफ से आपको और तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। ईदी एयर एम्बुलेंस स्टार्ट हुई थी तकरीबन 1987 में और 87 से ये सर्विसेज जो है एयर एम्बुलेंस की चल रही है। बीच में कुछ अप एंड डाउन्स भी आए थे, राइट। और हमारे पास हेलीकॉप्टर भी था, हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट भी थे, फिर कुछ क्राइसिस आए, कुछ मतलब जहाज़ हमारे ग्राउंड भी हो गए। और अभी लास्ट ईयर फैसल ईदी साहब ने एक जहाज़ परचेज़ किया है सेस्ना 206 जर्मनी से। ओके। और वो हम पाकिस्तान में आ गया है, कराची के ईदी हैंगर में हमारे खड़ा हुआ है, पार्क है वो। ज़बरदस्त। अच्छा, कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका इंजन ओवरऑल टाइम आ गया था, तो वो उसका इंजन जो है वो यूएसए गया हुआ है ओवरऑल होने के लिए। बट जल्दी ये मामला हल हो जाएगा। 1 महीने के अंदर वो जैसे ही आएगा, 1 महीने के अंदर वो जहाज़ भी जो है अप हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। और ये फैसल ईदी साहब की जो एक अप्रोच है, उनका एक विज़न है कि एयर एम्बुलेंस का हर जहाज़ पूरे पाकिस्तान में फैलाना है हमने। अभी उसकी फिजिबिलिटी पे वर्किंग चल रही है और काफ़ी वर्किंग हो चुकी है। अभी प्रेजेंटली हमारे पास 2 जहाज़ हैं। वो चाह रहे हैं कि हम इसको नॉर्थ बेस भी रखें, पेशावर में भी खड़ा करें जहाज़ को। एक जहाज़ हमारा लाहौर में होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर वो फैलाना ये तो होना चाहिए। लेकिन अभी दायरा क्या है आप लोगों के काम करने का? अभी हम लोग बेस हैं कराची में विथ 1 एयरक्राफ्ट, पाइपर सैनिका हमारे पास एयरक्राफ्ट है, और इसके अंदर हम अपना मेडिविक ऑपरेशंस जारी रखे हुए हैं। और हम
काफ़ी सारे मतलब मेडिकल फ़्लाइट्स हम अभी भी सर अंजाम दे रहे हैं। Very मतलब nice. ऑलमोस्ट हर वीकली हमारी कोई ना कोई होती हैं। कैसे कैसे पेशेंट्स होते हैं कि जिनको आपको डेस्टिनेशन तक लेकर जाना होता है, और वो डेस्टिनेशंस नॉर्मली क्या मैडम, होती हैं, जो- वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। जी मैडम, जो एयर ट्रांसपोर्टेशन में आता है ऑब्वियसली एयर एम्बुलेंस की, वो बहुत ही क्रिटिकल होता है पेशेंट, तो वो इसको प्रेफर करता है एयर एम्बुलेंस की ट्रांसपोर्टेशन को। हमारे पास अब तक जितने भी पेशेंट एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आए हैं वो बहुत ही क्रिटिकल या तो आईसीयू के पेशेंट हैं। ओके। और किसी को कोई ट्यूमर्स होते हैं, किसी को कोई मतलब डिफरेंट किस्म की डिजीज़ होती हैं, और इन फ्लाइट हम तो ये एक्सपीरियंस करते हैं कि बाकायदा पेशेंट्स की चीखें निकल रही होती हैं। इतनी क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं, और उसमें बहरहाल डॉक्टर भी साथ होता है, वो उसकी ट्रीटमेंट भी कर रहे होते हैं साथ, और उनके एक अटेंडेंट भी साथ होते हैं जो उनकी सपोर्ट के लिए होते हैं। लेकिन हमारी कोई ऐसी फ़्लाइट नहीं गई कि जिसमें हमने चीखें ना सुनी हो। और इस सारे सिनेरियो में कोई बहुत तकलीफ़ में है, चीख रहे हैं, जो उनके अटेंडेंट हैं वो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इस सब में फ़्लाइट करना, पूरे स्टाफ के साथ में करना, कितना टफ़ होता है ये? मैडम टफ़ होता है, लेकिन अब हम यूज्ड टू हो गए। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। वो तो आपका कमाल है, वो तो आपका डेडिकेशन है कि आप यूज्ड टू हो गए। लेकिन देखिए, ये सवाल करने का बुनियादी मकसद क्या है? ये सवाल करने का मकसद ये है कि जो सवेरे सवेरे लोग हमारे साथ हैं ना, आप उनको थोड़ा सा ये सिखाइए कि जो आपका एक चैलेंज होता है, जो आपका टास्क होता है, वो बहुत सारे जज्बात से, बहुत सारे टेंशन से, हिजान से ऊपर होता है। इसको मैनेज करना, इसको अचीव करना, उसका रेसिपी शेयर करें। वो बहुत टफ है सर। मैडम बिल्कुल बहुत टफ़ है, और जब हम जब भी कोई पेशेंट को लेने के लिए जिस भी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, तो वहाँ पे हमारा सिर्फ एक एम होता है, हमारे सामने सिर्फ एक चैलेंज होता है कि किसी को हम जो भी पेशेंट है उसको हम जिंदा उसके डेस्टिनेशन हॉस्पिटल तक पहुँचा दें, जल्द अज जल्द पहुँचा दें। और इसमें मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ हमारी सिविल एविएशन अथॉरिटी को, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को, कि हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं वो बहुत कोऑपरेट करते हैं। वो ईदी का जहाज़ देखते हैं या ईदी की ग्राउंड एम्बुलेंस देखते हैं, वो सारे कोऑपरेट करते हैं हम लोगों के साथ। अच्छा, आपने पेशेंट को लिया, उसके बाद में अब आप लोग महवे परवाज़ हैं, और फिर उसके बाद में आप रनवे पर आते हैं। थोड़ा सा हमें वो एक्सपीरियंस बताइए कि जिस वक्त आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और अटेंडेंट को जल्दी है जाने की ना, कि वो अपने पेशेंट को जल्दी से लेके चले जाएं, वो जो एक नज़र होती है, वो जो एक मोमेंट होता है जिसमें वो शुक्रिया अदा करना चाहते हो और नहीं कर पा रहे होते, कुछ ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया हो आप लोगों ने? आप प्लीज़ हमसे शेयर करेंगे? माइक वो रहा, इफ़ पॉसिबल हो पाएगा, बता पाएंगी? जब हम पेशेंट को डील करते हैं, अब हम जो है ना प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करते हैं, यानी हॉस्पिटल से पहुंचने से पहले पेशेंट को कैसे बचाया जा सके। अब जैसे कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है, कार्डियक अरेस्ट हो गया, ऑक्सीजन की कमी है, उसको हॉस्पिटल में पहुंचने पर मे भी उसकी डेथ हो जाए, तो हम उसको प्री हॉस्पिटल ट्रीट देते हैं कि उसका CPR कर देते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी कर देते हैं। या ट्रॉमा का पेशेंट है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसकी ब्लीडिंग कैसे कंट्रोल करें, ताकि उसको जल्द अज जल्द मतलब ज़िंदगी का मौका मिले, जिंदगी जीने का पूरी कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जितना फैसिलिटेट आपकी तरफ से किया जा सके हम उसको करते हैं। ठीक, मैं सबसे साहब आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर है जितने एयरपोर्ट्स हैं वो बिग सिटीज़ में, और बिग सिटीज़ में नॉर्मली मेडिकल फैसिलिटीज़ तो होती हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि कराची के किसी पेशेंट को ये ज़रूरत पेश आएगी कि वो कराची से फ्लाई करे बाय एयर एम्बुलेंस इन रावलपिंडी हो, गुजरांवाला हो, फैसलाबाद हो, सखर हो, मुल्तान हो, कराची हो, पेशावर हो, क्वेटा हो, यहाँ पर तो हॉस्पिटल्स हैं। तो स्कोप इसका थोड़ा समझाएं मुझे कि ऐसा हो सकता है किसी जगह पे जो स्मॉल स्ट्रिप्स अगर कहीं बनी और वहाँ पर आप जा सकें, वहाँ से पेशेंट्स को पिक करें, मॉन्टेनियर सिंध का भी कोई इलाका हो सकता है, क्योंकि ज़रा उनकी ये रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अच्छा, हम ऑपरेट जो करते हैं हम बड़े एयरपोर्ट्स पे भी करते हैं, और जैसा कि आपने कहा कि जहाँ पे बड़े एयरपोर्ट नहीं है, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे हमारा एयर एम्बुलेंस का फंक्शन तो बहुत ज़्यादा होता है। छोटी छोटी स्ट्रिप्स बनी हुई होती है, वहाँ हम लैंड कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमसे शेयर करें कि कोई ऐसा इलाका जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ का मसला है, बट वहाँ पे एक छोटी एयर स्ट्रिप है और आपने वहाँ से पेशेंट को लिया और आप फिर लेकर आए। जैसे मैं आपको बताऊँ, मोइंजो-दाड़ो है। मोइंजो-दाड़ो में हमने काफ़ी ऑपरेशन किया है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी जगहें पे हैं, मैं आपको लेकिन आपने मोइंजो-दाड़ो का जिक्र किया तो हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज है, मैं तो एयर स्ट्रिप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। नहीं, वहाँ पे एयर स्ट्रिप बनी हुई है, इवन एयरपोर्ट है, ऑपरेटिंग आवर्स के अंडर वो एयरपोर्ट आता है, और वहाँ से हमने मेडिवेक फ्लाइट्स ऑपरेट की हैं। ठीक है।
और जो इंटरनेशनल बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहाँ से भी हमने किए, क्योंकि कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसी होती हैं कि जिनको पेशेंट को रेकमेंड किया जाता है कि आप कराची में ले जाएं, एग्जैक्टली ये हो जाता है, फिर आप वहाँ से लेके कराची से वो कहते हैं कि वहाँ पे इस्लामाबाद में लेके चले जाएं, तो ये भी चल रहा है। हमारे जहाज़ में बेसिकली स्ट्रेचर होता है जिस पे पेशेंट को लिटा दिया जाता है और ऑक्सीजन की फैसिलिटी होती है और डॉक्टर होता है, पैरामेडिक होते हैं और हम फुली इक्विप्ड होता है, फुली इक्विप्ड होता है। और अभी मैं आपको यहाँ पे भी शेयर करता जाऊँ कि लाहौर में ईदी फाउंडेशन में फैसल ईदी साहब ने एक इंस्टीट्यूट बनाया है पैरामेडिक का, और वो फुली मतलब कि इनकी पूरी ट्रेनिंग हो चुकी है वहाँ से, ये तमाम इमरजेंसीज को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। और वहाँ पे जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो आइलैंड का पढ़ाया जा रहा है और आइलैंड के ही इंस्ट्रक्टर्स आए थे। तो ये तो कितने जिस तरह आप दो तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, स्टाफ कितना बड़ा है आप लोगों का इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस का? बेसिकली पहले लाहौर में, पिछले साल ये लाहौर में शुरू हुआ कॉलेज, EMT मेडिकल कॉलेज। ठीक है। वहाँ पे काफ़ी सारा स्टाफ है। फिर उसके बाद इस साल ये कराची में शुरू हुआ। टोटल कितना है जो कि इस वक्त काम कर रहे हैं? कराची में ये 50 है। 50 है। 50 को ट्रेनिंग दे चुके हैं और मजीद ट्रेनिंग दी जा रही है। मजीद हम अभी ईदी फाउंडेशन के ड्राइवर्स को ट्रेनिंग। लास्टली सर अगर एक जुमले में बता दें, नो रिफ्यूजल पॉलिसी है, कोई भी कांटेक्ट करे तो? नहीं, नो रिफ्यूजल पॉलिसी नहीं है। नहीं है? नहीं। तो फिर पॉलिसी क्या है और चार्जेस क्या है? चार्जेस जो होती है ये कॉस्ट बेस होती है। ठीक है। सिर्फ कॉस्ट ली जाती है। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी ये कि बस सबसे बड़ी पॉलिसी क्या होगी कि एक पेशेंट फॉर एग्जांपल कराची से लाहौर बताइए क्या कॉस्ट होगी? अंदाजन लोगों के लिए मैं अंदाजन बेसिकली कंट्रोल रूम ये सारे चार्जेस वगैरह वो अंदाजन, लेकिन अंदाजन कोई होगी 5-5.5 लाख रुपए कुछ। ओके ठीक है, थैंक यू सर। जहाज जो है लाहौर जाता है, लाहौर जाएगा, पेशेंट लेकर आएगा, शिफ्ट करेगा हॉस्पिटल तक, इस दौरान सर्विसेज दी जाएंगी। ठीक, बेहद शुक्रिया सदर साहब, आप साथ मौजूद थे। सदरन खदीजा आपका शुक्रिया। हमें फौरन से एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, स्टे विद अस। कराची का पानी का मसला, जो नलका में पानी नहीं आता, टैंकर से मिलता है, K4 नहीं है, पानी का मसला, कराची के सीवरेज का मसला, कराची के सॉलिड वेस्ट का मामला, रोड्स का मामला, ट्रांसपोर्ट का मामला और नालों का मामला, 6 बड़े इश्यूज हैं जो कि इस कमेटी ने हल करने। हमारा तो मुतालबा ये है कि जिस शहर को जो कि इकोनॉमिक हब है तोड़ते चले जा रहे हो, जिले बनाए चले जा रहे हो। और फिर क्या बात हुई? टाइम अली जो मुराद अली शाह साहब का स्टेटमेंट नहीं है, वजीर बल्दियात का स्टेटमेंट नहीं है, कचरा उठाना DMC की जिम्मेदारी है, नाले साफ करना DMC की जिम्मेदारी है। और भाई तुम हो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, जिस तरह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री इमरान खान साहब है। सबको एक कमान के अंदर आना चाहिए, और अगर एक कमान होगी और ठीक है वो जवाब दें तो आवाम को भी जवाब दे हो और वो ऊपर की अथॉरिटीज को भी जवाब दे हो, लेकिन चेन ऑफ कमांड एक होनी चाहिए। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात ये है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। चौथी बात ये है कि इस मरतबा ये बल्दियाती इंतखाब को डेफर करने की जो कोशिश की जाएगी, ये तीनों की जो इत्तेहाद हुआ है और इनके जो मनसूबे हैं वो तो पता नहीं 6-7 साल के मनसूबे लग रहे हैं मुझे, तो फौरन बल्दियाती इंतखाब हो और उससे पहले जो एक्ट है उसको तब्दील होना चाहिए। कराची पे हर कोई चाहता है कि उसकी इजादारी हो। एक ज़माने में MQMP थी, एक आवाज़ आती थी लंदन से, कराची बंद हो जाता था। आज वो वक्त नहीं रहा। मतलब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, जो बेहतरी कराची के अंदर आई है। ये गुजर नाले पे जो कच्ची आबादियाँ हैं, ये जो नाज़िमाबाद साइड के साथ जो कच्ची आबादियाँ हैं, इन सारी कच्ची आबादियों को हुकूमत को ट्रांसफॉर्म करना होगा इनटू हाई राइजेस, क्योंकि ये 4-4 फीट की और 2-2 फीट की गलियों से और नालों से गुजर के जो जाते हैं, आज बच्चे भी उसी माहौल में पैदा होते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि पार्क्स क्या होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि डिस्पेंसरीज क्या होती हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि प्लेग्राउंड्स क्या होते हैं। तो उन्हें जो है एक बेहतर क्लीनर एंड ग्रीनर एनवायरनमेंट देना होगा। कराची के मसाइल से मुतालिक हमने गुज़श्ता दिन भी बात की थी, और जब बारिश की हम बात करते हैं और हम मसाइल की बात करते हैं और ऐसे में हम देखते हैं कि कई जगह पर ट्रैफिक जैम भी होता है, और ऐसे में नो डाउट जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो अपना काम कर रहे हैं, बट ज़ाहिर है बड़ा शहर है, मसाइल बड़े। ऐसे में गुज़श्ता रोज़ जब बारिश हुई तो नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जैम हुआ
और वहाँ पर जो रेंजर्स एहलकार मौजूद थे उन्होंने ट्रैफिक की रवानी बहाल करने की बहुत ज़बरदस्त कोशिश की। कुछ तस्वीर हमारे पास पहुँची थी, उन्होंने आपसे शेयर की। इसके साथ साथ रेंजर्स की तरफ से ये पैगाम भी है कि जहाँ पर भी कोई मसला हो, फौरी मदद के लिए पुकारना हो तो रेंजर्स हेल्पलाइन 1101 पर आप डायल कीजिए। इसके साथ साथ अगर व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 0347900111 इज़ द नंबर जिस पर आप कॉल या SMS कर सकते हैं। कहीं पर घरों में फंसे हुए हैं, कहीं पर फौरी मदद की ज़रूरत है तो रेंजर्स हेल्पलाइन पर ज़रूर रब्ता किया जा सकता है। दे रीच एट द स्पॉट वेरी क्विकली। पाकिस्तान रेंजर्स किस तरह से काम कर रहे हैं हमने आपको बताया। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। मैं बात कर रही हूँ मारूफ शायर अहमद फराज की। कितना कुछ है, कितना खूबसूरत लफ्ज़, कितना प्यारा कलाम उनका। लेकिन ये जो सूखे हुए फूलों की बात है ना, वो कुछ ऐसे है कि उनकी याद ताज़ा है, उनकी याद के गुलाब ताज़ा हैं। आज मौका ऐसा था कि उनके बारे में बात की जाती। 25 अगस्त 2008 को आप हमें छोड़कर चले गए, बहुत सारी यादों, बहुत सारी बातों, बहुत अच्छे कलाम के साथ। तो आज उनको हम याद करते हैं। लाखों दिलों पर अपनी शायरी के जरिए हुक्मरानी करने वाले अहमद फराज 12 जनवरी 1931 को कोहाट में पैदा हुए। उनकी शायरी में गमे जाना भी है और गमे दौरां भी। कितना आसान था तेरे इश्क में मरना जाना, फिर भी उम्र लगी जान से जाने। कट मरे अपने कबीले की हिफाजत के लिए, मक्तले शहर में ठहरे रहे, हिजरत नहीं की। ख्वाबों को सरे बाजार बेचने वाले अहमद फराज को मकबूलियत भी खूब मिली। माओ ने उसके नाम पर अपने बच्चों का नाम रखा तो नामवर गुलकारों ने भी उनका कलाम शौक से गाया। तो शायद कभी ख्वाबों उन्हें सितारे इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज और बादस मर्क हिलाल पाकिस्तान से भी नवाजा गया। जख्मों की नुमाइश न करने वाला शायर 25 अगस्त 2008 को आंख से तो दूर हो गया मगर दिल से नहीं उतरा। वो अपने शेरों की सूरत आज भी जिंदा है। किसी और देश की ओर को सुना है फराज चला गया, सभी दुख समेट के शहर के, सभी कर्ज उतार के शहर का। चलिए आपको कहीं घुमाने फिराने लेकर चलते हैं और केपी लेकर चलते हैं। यूं तो जब केपी की हम बात करते हैं तो गिलगित भी है, बल्तिस्तान भी है, उसके साथ साथ सवात भी है, कलाम भी है, मालम जब्बा भी है, नारान भी है, कागान भी है, बाबू सट्टाब भी है। क्या है? There are so many spots। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अब आप जा रहे हैं नारान, तो नारान से जरा सा पहले you just have to take a right turn टुवर्ड्स शोगरान। शोगरान पहुंच के रुकना नहीं है, वहां पर आपने बैठना है जीप पे और जीप पे आपने जाना है सिरीपाई। क्या खूबसूरत जगह है, लंबा सफर। इट्स वर्थ इट, इट्स वर्थ इट। वहां पर जाएं आपको तो आप होते हैं ऊपर और बादल होते हैं नीचे। एक खूबसूरत मंजर है सिरीपाई, तो आपको लेकर चलते हैं वहां पर। हमारे नुमाइंदे साद बिन अवैस वहां पर हैं और वहां पर क्या जबरदस्त सीनरी है वो हमें दिखाएंगे और साथ बताएंगे। जी साद। जी बिल्कुल, सिरीपाई का नाम सुनते ही तो आपके जहन में जो है वो डिश आ जाती होगी जो सर्दियों में ज़्यादातर खाई जाती है। मगर खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसा मकाम भी मौजूद है, एक ऐसा सियाहती मकाम भी मौजूद है जहाँ पर जो है सियाह आकर जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने और वफाक ने जैसे ही सियाहत खोलने का ऐलान किया, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि शहरी हो या सियाह हो मुल्क भर से वो तैयार बैठे थे। उन्होंने लॉकडाउन का ओपन होते ही सुनने के साथ ही सियाहती मकामात का रुख कर लिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 8,500 बुलंदी पर वाक़िया मानसेरा के जो है इलाके सिरीपाई में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कसीर तादाद में जो है सियाह इस मकाम का रुख कर लिया है और यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ आकर वो सैर व तफरी कर रहे हैं बल्कि यहाँ नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ मुख्तलिफ जो है घुड़सवारी और इसके अलावा दीगर जो यहाँ पर जो अवेलेबिलिटीज़ इनको मिली हुई है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आप देख सकते हैं सियाहती मकाम सिरीपाई ऐसा मकाम है जहाँ पर मिनटों में जो है वो मौसम तब्दील हो जाता है। पहाड़ों के बीच में गिरा हुआ ये मकाम जो है बेहतरीन सियाहती मकाम है। किवाई के से जो है थोड़े से फासले पर है, वहाँ से जो है आपको लोकल ट्रांसपोर्ट में आना पड़ता है, जीप यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि वहाँ पर आप अपनी गाड़ी में नहीं आ सकते, लोकल ट्रांसपोर्ट आपको यूज़ करनी पड़ेगी। थोड़ा सा रास्ता जो है वो दुश्वार गुजार है।
है, मगर ऐसा ठंड माहौल है कि अगस्त के महीने में भी आपको यहाँ पर बेहतरीन जो है सर्दी लगेगी यहाँ पर। बिल्कुल 7 दिन वैस अपडेट कर रहे थे, अच्छे मकाम के खूबसूरत मकाम के बारे में बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, शुएब कह रहे थे कि केपी में काफ़ी कुछ है अगर आप प्लान करें तो वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन साथ में एक प्रॉब्लम भी है, कोरोना है और इसके अलावा भी बहुत सारे मामला हैं। सयाहती मकामात पर बहुत रश रहा, SOPs थे उनको फॉलो नहीं किया गया, ठीक ठाक खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन अब इस सब के साथ साथ हो रहा है कुछ एक्शन भी, और हमें आज इसके ऊपर बात करनी ही होगी। माइक्रो लॉकडाउन मुख्तलिफ इलाकों में लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसे ऑप्शन हैं। तो जनाब इसी सब पर हमें ज्वाइन करेंगे मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश। वेलकम टू नेदन। ये फरमाइएगा, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन किन इलाकों में किया गया है, और फिर कुछ SOPs के बारे में बताएं कि अब इस सिलसिले में कौन से SOPs हैं, कितने सख्त SOPs हैं, कवायद और ज़वाबित किस तरह से उनको फॉलो करवाएंगे, वो है क्या? जी स्पेसिफिक देखें, जो कोरोना केसेस में अल्हम्दुलिल्लाह कमी आ रही है, तो पहले ये होता था कि जिस स्पेसिफिक एरिया से एक सर्टेन नंबर के केसेस रिपोर्ट होते थे तो उसमें उस एरिया को लॉकडाउन किया जाता। अभी उससे काफ़ी रिडक्शन हो गई है केसेस में। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि गुलबहार का एरिया जो पेशावर का है मेरे हलके से है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा उसकी डिटेल्स का पता है। वहाँ पे 15 दिन में तकरीबन 50 के करीब जब केसेस रिपोर्ट हुए तो उधर उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया, हॉटस्पॉट उसको डिक्लेयर किया गया, तो वो स्मार्ट लॉकडाउन था, यानी पूरा गुलबहार नंबर 3 लॉकडाउन में चला गया। लेकिन जो स्मार्ट लॉकडाउन के फ़वाइद सामने आना शुरू हुए तो केसेस में काफ़ी हद तक कमी हुई, और वो जब कम हुए केसेस तो वो नंबर ऑफ़ केसेस विद रेफरेंस टू डेज़ वो जब कम हुए तो उस छोटे एरियाज़ को, यानी अब पूरे गुलबहार को नहीं लॉक करना, हमने गुलबहार नंबर 3 का मोहल्ला बुखारी कॉलोनी सिर्फ लॉकडाउन करना है, वो एक छोटा मोहल्ला, तो उसको फिर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, पहले फेज़ में पूरा लॉकडाउन, दूसरे में स्मार्ट लॉकडाउन और फिर तीसरे में माइक्रो लॉकडाउन या माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। तो ये पूरा नहीं, अगर छोटा सा इलाका भी सील हो रहा है, एक गली भी सील हो रही है, तो ये स्मार्ट लॉकडाउन ही है। आई डोंट अंडरस्टैंड ये स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन में डिफरेंस क्या? बिकॉज अभी कुछ देर पहले हम लाहौर की बात कर रहे थे और वहाँ पर हमें बताया गया कि अगर घर में कोई पॉजिटिव केस आया है उस घर को अगर सील किया गया, दैट इज़ माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। बट एनीवे सर, मुझे प्लीज़ ये हॉट स्पॉट से मुतालिक बताइएगा कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं कि कोई हॉट स्पॉट्स हैं, क्योंकि जाहिर है घर में अगर केस है, किसी गली में कोई केस है, वहाँ से आमदरफ्त तो बहरहाल फिर भी हो जाती है, कांटेक्ट हो जाता है, लोग निकलते हैं, फिर वो हॉट स्पॉट डिक्लेयर हो जाता है। यही हमने माजी में देखा है। प्लीज़ शेयर दैट, अगर हॉट स्पॉट्स आपने लोकेट किए हैं। जो हॉट स्पॉट्स हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन पूरा एक डिजिटाइज सिस्टम है, उसके थ्रू होती है। NCOC में, इस्लामाबाद में और इधर भी पख्तूनख्वा में भी वो हमें रिपोर्ट करते हैं। उस एरिया की जियो लोकेशंस और जियो मैप के थ्रू वो हमें बता देते हैं कि इस एरिया में केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उसकी बुनियाद पर उस एरिया को हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया जाता है और उसके बाद जो है वहाँ पे लॉकडाउन किया जाता है। अभी चूँकि केसेस में काफ़ी कमी आई है, मैं ये एश्योरेंस से कह सकता हूँ कि बहुत कम इलाके हैं पूरे सूबे में जिनमें जो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ या हॉट स्पॉट्स डिक्लेयर हैं। जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसमें मैक्सिमम मैं आपको बताऊँ कि खैबर पख्तूनख्वा की 35 मिलियन आबादी है, तो उसमें मैक्सिमम 3.5 लाख, यानी एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमें मैक्सिमम 1% यानी 1% पॉपुलेशन को हमने लॉकडाउन में डाल दिया, 99% फिर भी ओपन थी। तो ये सारी सिचुएशन जो है, इससे अंदाज़ा लगा लें आपके स्मार्ट लॉकडाउन में सिर्फ मैक्सिमम हम 1% तक गए पूरी पॉपुलेशन के। अब जो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की है तो वो बड़ा फ्रैक्शन में, बहुत कम इलाके हैं। येगा कि सयाहती मकामात पर SOPs के खिलाफ वर्जी ये की जा रही है, ऐसा देखा गया है, फिर छुट्टी के दिन आए और रश का बढ़ जाना। अब ये फरमाइएगा, सिचुएशन को एनालाइज कैसे करते हैं? एक स्पॉट पर ये अंदाज़ा कैसे लगाया जाए कि वहाँ पर कितने सयाह आ रहे हैं, वहाँ की कैपेसिटी क्या है, वगैरह वगैरह? देखें, जो टूरिज़म का पूरा सेक्टर है हमारा, वो काफ़ी मुतासिर हुआ। मुहतात अंदाज़ों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का माशी तौर पर। तो ये तो ज़ेर गौर नहीं है, लेकिन
इस पूरी डिसीजन को जो टूरिज़म सेक्टर को खोला गया है इसको रिकन्सिडर किया जा सकता है अगर तो केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हुए। तो एक दफ़ा फिर से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमने ये इसलिए खोला कि हमारी मईशत जो है वो बेहतर कर जाए, लेकिन मईशत की बेहतरी हम लोगों की ज़िंदगी के मुकाबले में उसको अहमियत नहीं दे सकते। तो वहाँ पे SOPs को फॉलो करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया भी बड़ा फ़ाली के साथ इफ़ेक्टिवली काम कर रही है, और साथ ही साथ जो होटल ओनर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, उनके ऊपर भी बड़ा सख्ती है कि वो अगर इस चीज़ को नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे तो फिर दोबारा इसके ऊपर रिकन्सिडर किया जा सकता है। कामरान बंगश साहब, बहुत शुक्रिया, आप इस सिलसिले में हमको ब्रीफ कर रहे थे, बता रहे थे हमारे नाज़रीन को। अच्छा, हम ये आपको अपडेट कर दें, कराची में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और इससे मौसम वाकई सुहाना हो गया, खूबसूरत हो गया है। अब तक सड़कों पर इतना पानी जमा नहीं हुआ है कि लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएँ, या फिर सिचुएशन क्या है, इसी सब के ऊपर बात करेंगे। हमारा साथ देंगे हमारे रिपोर्टर इरफानुल हक। इरफानुल हक, मौसम का मज़ा लोग कैसे ले रहे हैं और वाकई अभी परेशानियां बढ़ी तो नहीं है लोगों की? से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। मैं इस वक्त नागन चौरंगी पर मौजूद हूँ और ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि नॉर्थ कराची से आने वाली सड़क है, जलथल हो गया है इस वक्त ये पूरा इलाका। अभी तक कोई इतना पानी तो शहर में जमा नहीं हुआ है जिससे शहरियों को तकलीफ हो सके, मुश्किलात हो सके। तमाम बहुत बड़ी तादाद जो दफातर जाने वालों की है, उन्होंने इस रेन को, इस बारिश को एंजॉय ज़रूर किया है। अब तक इतनी हैवी बारिश नहीं हुई है कि लोग इससे डिस्टर्ब हों, मगर लोग जो निकले हैं घरों से वो यकीनन उसको एंजॉय कर रहे हैं। कुछ कदरे ट्रैफिक कम हमें नज़र आ रहा है, लोग कुछ कम है सड़कों पर, उसकी वजह शायद बारिश ही है। जो लोग गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलते हैं वो नहीं निकले हैं, जिन्हें बहुत ज़रूरी काम है वो निकले हैं लोग। और ये इस वक्त ये पूरा इलाका बारिश से जलथल हो रहा है और जो लोग सड़कों पर इस वक्त मौजूद हैं वो इस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अब तक यहाँ पर इतना पानी जमा नहीं हुआ है कि लोगों को तकलीफ हो, मुश्किलात हो सके। अभी ये बारिश का सिलसिला जारी है और इम्कान यही है कि ये बारिश का सिलसिला आज जारी रहेगा सारा दिन, और कल भी इम्कान है कि इसी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और इससे भी तेज़ बारिश का इम्कान है। जी, बहुत शुक्रिया इरफानुल हक, थैंक यू सो वेरी मच। आप अपडेट कर रहे थे और इरफान ने जो कुछ हमें बताया, मैं तो ये समझ पाई हूँ कि भाई फुहार है, बिल्कुल मुन्नी मुन्नी प्यारी प्यारी बारिश है और उसकी वजह से लोगों को परेशानी कम है, थोड़ी खुशी भी है। अच्छा, एक मामला ये है कि आज जो बारिश हो रही है वो बड़े खुशगवार मौसम के साथ में आई है। टेंशन अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को उतनी हुई नहीं है, लेकिन ये ज़रूर हुआ था कि जब बारिश हुई तो लोगों को बहुत परेशानी हुई, ख़ास तौर पर कराची में। कहीं हल्की बारिश, कहीं तेज़ बारिश, इसकी वजह से नुकसान भी हुए। मैं क्विकली आपको बता देती हूँ। भैंस कॉलोनी, यहाँ दीवार गिरी और 2 अफराद की जान गई। अफसोसनाक वाक़या है कि जो ये रिपोर्ट हुआ। ये देखिए, कुछ नुकसान भी कहीं ना कहीं देखने में आते हैं। और अगर मैं बारिश के स्पेल की बात कर लूँ ना, तो ये एक और स्पेल है। गुलशन हदीद, लांढी, यहाँ बादलों की घनगरज ये भी देखी गई। अहम सड़कों पर ट्रैफिक जैम भी हुआ था, जगह जगह पानी खड़ा हुआ तो लोग परेशान होते रहे, ये भी हुआ। ट्रैफिक जैम को कैसे कहाँ खुलवाया गया ये भी हमने आपको बताया था। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि 2 अफराद की जान गई। इसके अलावा मैं ये भी बता दूँ कि जहाँ पर 3 अफराद ज़ख्मी हुए। मुख्तलिफ हादसात हैं और हर हादसे में आप जिम्मेदारी किसी दूसरे पर नहीं डाल सकते। कुछ ना कुछ एहतियात आपको भी बरतनी होती है, कुछ ना कुछ मामलात का लिहाज, कुछ ना कुछ मामलात का पास आपको भी रखना होता है। हमने ऐसे कई वीडियोस देखे हैं, मैंने भी देखे, आपने भी देखे, हमने नशर भी किए कि जहाँ पर घुटनों पानी खड़ा रहा, लोग परेशान होते रहे। ख़ास तौर पर सुजानी टाउन और उसके आसपास का इलाका, ये वो आबादियाँ हैं जहाँ पर तिनका जोड़ के लोग जो है ना वो अपना घरौंदा बनाते हैं, घर बनाते हैं, जहाँ पर बहुत दिनों की इन्वेस्टमेंट मानी जाती है एक सोफ़ा सेट के लिए। तो वहाँ पर इतनी परेशानी लोगों ने देखी है। इन डैमेजेस को कौन देखेगा, क्वेश्चन है ये। साथ के साथ वो जो दूसरे मसाइल होते हैं, दूसरे मसाइल से मेरी मुराद है कि जो आम शाहराहें हैं वहाँ पर पानी जमा हो जाना और फिर वहाँ पर ट्रैफिक जैम हो जाना, ये भी एक मसला है। हम छोटे बड़े मसाइल में घिरे हैं क्योंकि हम कराची में रहते हैं, तो बस अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि मामला ठीक हो जाए। लेकिन साथ में मैं आपको ये याद दिला दूं,
कुछ कमेटीज बनी है, कुछ SOPs बने, कुछ पॉइंटर्स हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह करे कि अब काम हो जाए। अब काम हो जाए, काम होना बहुत ज़रूरी है, पहले ही बहुत ताख़ीर हो चुकी है। एनीवेज जी, जब किरण आपने जिक्र किया ना कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर वाकई मसाइल थे, वहाँ अभी भी मसाइल हैं। अगर हमने इरफानुल हक से बात की, उन्होंने बताया कि वहाँ यहाँ पर मसाइल नहीं, कुछ इलाकों में एट द सेम टाइम बहुत से इलाके हैं जहाँ पर मसाइल हैं। दैट मीन्स सरजानी टाउन, नया नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची। तो क्यों ना सरजानी टाउन की सिचुएशन आपके सामने रखें। खुर्शीद आलम ने हमें ज्वाइन किया है। खुर्शीद भाई, पहले भी आप यहाँ पर गए थे, आपने यहाँ से रिपोर्टिंग की थी। इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्योंकि अब फिर बारिश हो रही है, कहा जा रहा है 2 दिन मूसलाधार बारिश होगी। तो यहाँ पर इस वक्त ऑलरेडी मसाइल थे और अभी बारिश के बाद क्या माहौल है? यहाँ बिल्कुल कराची में सोने वाली बारिश जो है इस वक्त पूरे शहर में जारी है। गुलशन हदीद की अगर हम बात करते हैं या अगर हम बात करते हैं नॉर्थ कराची की, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुरजानी टाउन के इलाके में और हर तरफ बारिश है। पानी नशेबी इलाकों में जमा होना शुरू हुआ है। मैं जिस सड़क पर मौजूद हूँ ये सुरजानी टाउन की मशहूर शाहरा है जो KDA फ्लैट से होती हुई आगे नॉर्दर्न बाईपास तक जाती है। इसके अलावा आगे से ये सड़क मुड़ती है, सुरजानी के अंदरूनी इलाकों में जाती है। लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे कि इस वक्त भी सड़क के मुख्तलिफ हिस्सों में किनारों पर ख़ासतौर पर पानी जमा होना शुरू हुआ है। इसी तरह सामने की गलियों की तरफ भी आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी जमा होना शुरू हुआ है। कच्चा है लेकिन सामने के जो मकानात हैं, जो गलियाँ हैं, इन सब में पानी आ जाता है। और ख़ासतौर पर सुरजानी का जो मशहूर इलाका है यूसुफ गोट, अब्दुल रहीम गोट, बिस्मिल्लाह टाउन, ये वो इलाके हैं कि जो गुज़िश्ता कई रोज़ से, बल्कि 1 माह से, जो 1 माह पहले जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था उसकी वजह से वहाँ पे पानी है। खुर्शीद, बहुत अपडेट किया। हम उम्मीद रखते हैं कि इंतज़ामिया यहाँ पर काम करे और अभी से काम करना शुरू कर दे। जो काम कर रहे हैं उसको ऐड अप किया जाए, उस काम को बढ़ाया। जिसके साथ साथ जब हम बात करते हैं मौसम की, जब हम बात करते हैं मसाइल की, तो ये सिर्फ इसलिए है कि आप अपने जो भी प्लान्स हैं वो इस तरीके से देख लीजिए कि अगर बारिश होनी है तो आपने फिर बाहर, अगर बहुत ज़रूरी है तो निकले, नहीं ज़रूरी तो मत निकले। एनीवेज जी, आपसे करेंगे मुलाकात। और ये कि जब इतनी सारी बातें इन्होंने कर ली, एक जुमला मेरा भी ले ले भाई, अगर आपने अपना ख्याल कर लिया तो आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जिसका आप ख्याल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले हमने सोचा ये बात भी कर लेते हैं। कल मुलाकात करेंगे, बट एट द सेम टाइम ये प्लीज़ कहने दीजिए किरण, कोरोना गया नहीं है, एहतियात कीजिए। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।